मैं एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया जहां पूरे देश में अवेकनिंग होती है और मैं गॉड्स द्वारा शापित होने वाला पहला इंसान बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कैजुअली एक SSS रैंक क्लास अनडेड कैलामिटी को ठुकरा दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि गॉड्स असल में कुछ नहीं बल्कि डीमंस हैं। हर कोई मुझे पूरी तरह बेवकूफ कहता है, यहाँ तक कि यान, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिससे मैं डेटिंग कर रहा हूँ, वो भी मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि मैंने दुनिया की इकलौती हिडन क्लास जागृत की है, गॉड फॉरसेकन। इस वक्त अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं पूरी तरह उलझन में हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक्स से बिल्कुल अलग है। टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक जब दोनों हाथ एंशिएंट स्टोन स्लैब को छूते हैं तब एक डिवाइन बीइंग प्रकट होता है। वो तुम्हें अपना फॉलोअर चुनता है और तुम्हें एक क्लास देता है। उसके बाद तुम उसके नाम पर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हो, उनकी सोल फ्लेम्स को सैक्रिफाइस करते हो और बदले में इमेंस पावर और स्किल्स पाते हो। लेकिन अभी मेरे सामने एक नहीं, पूरे 4 डिवाइन बीइंग्स खड़े थे। सबसे पहले एक वॉर गॉडेस आई, सुनहरे आर्मर में, हाथ में होली इनग्रेव्ड ग्रेट सोर्ड लिए। उसने घमंड से मेरी तरफ देखा। अवेकनर, मैंने तुम्हारी मेहनत और डिवोशन महसूस की है, मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें वॉरियर की ग्लोरी दूंगी। एंशिएंट स्टोन स्लैब से हल्की धुंधली ग्रे लाइट निकली और हवा में एक टूटी हुई ग्रेट सोर्ड प्रकट हुई। यह सबसे निम्न डी रैंक क्लास वॉरियर का प्रतीक था। अगले ही पल पूरा अवेकनिंग सेरेमनी हंगामे में बदल गया। हाँ, इतना पढ़ने का क्या फायदा, आखिर में ट्रैश क्लास ही मिला। हाई स्कूल में परफेक्ट स्कोर और आखिर में यही, हर तरफ मजाक उड़ने लगा। तभी मेरी आंखों के सामने टेक्स्ट उभरा। ऑप्शन 1, वॉर गॉडेस का अनुसरण करो और डी रैंक वॉरियर क्लास पाओ। बेस स्किल, चेन थ्रस्ट, इनेट स्किल, नन। मैं आंखें सिकोड़कर सोचने लगा, बस इतना? इतनी एरोगेंट वॉर गॉडेस जो डिवोशन की बात कर रही थी, उसने सिर्फ डी रैंक कैनन फॉडर क्लास दी? मैंने बिना हिचक सिर हिला दिया। फिर मेरी नजर दूसरे डिवाइन बीइंग पर गई, काले वस्त्रों में ढका हुआ, जिससे दम घोंट देने वाला किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वॉर गॉडेस के विपरीत यह शांत लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। समझदार चुनाव, अवेकनर। मेरे साथ चलो और वॉइड को चीरने वाली ब्लेड बनो। अगले ही पल अंधेरे की चमक हुई और एक काली ब्लेड मेरे गले तक पहुंच गई। ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट का सर्वेंट बनो और S रैंक शैडो असैसिन क्लास पाओ। बेस स्किल्स, वॉइड इरेजर, शैडो वेल, इनेट स्किल, शैडो किल। उसी समय एंशिएंट स्टोन स्लैब चमक उठा और पर्पल लाइट पूरे मंच को निगल गई। एक और ब्लेड प्रकट हुई और उसने पहले वाली ग्रे ग्रेट सोर्ड को निगल लिया। भीड़ अचानक शांत हो गई। किसी ने धीरे से कहा, एक ही इंसान को 2 क्लासेस कैसे मिल सकती हैं? बो का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। प्रिंसिपल लिंड मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। यही है, ये जरूर S रैंक क्लास है। पूरी जिंदगी एजुकेशन में बिताने के बाद भी उसने कभी किसी को 2 क्लासेस जागृत करते नहीं देखा था। लेकिन वो जानता था कि एक से ज्यादा डिवाइन बीइंग्स द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है। रोशनी के बीच खड़ा मैं फिर सिर हिलाता हूँ। शैडो असैसिन, एक S रैंक कॉम्बैट क्लास, दुनिया की सबसे बेहतरीन असैसिन क्लासेस में से एक। लेकिन मैं जल्दी में नहीं था, क्योंकि अभी 2 डिवाइन बीइंग्स बाकी थे। वॉइड स्पिरिट गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर तीसरे डिवाइन बीइंग पर गई और उसकी आंखों में डर और सम्मान एक साथ दिखा। तीसरा डिवाइन बीइंग एक बूढ़ा आदमी था, हाथ में बोन स्टाफ लिए, जिसकी नोक पर पेल ब्लू फ्लेम्स जल रही थीं। उसके अंदर ऐसा अथॉरिटी था कि उसे गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा। अवेकनर, मैं डेथ गॉड हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण की शक्ति दूंगा। बड़े शब्द मुझे पसंद आए। मैं मन ही मन मुस्कुराया। साफ था कि गॉड्स के बीच भी हायरार्की थी। अगले पल एंशिएंट व्हाइट टेक्स्ट सामने उभरा। ऑप्शन 3, डेथ गॉड के सामने झुको और SSS रैंक क्लास अनडेड कैलामिटी पाओ। बेस स्किल्स, अनडेड समन, बोन डिकॉय। स्किल, हेरल्ड ऑफ द डेथ गॉड, समन होने वाले अनडेड सर्वेंट्स अनलिमिटेड। अगले ही पल एंशिएंट स्टोन स्लैब भयानक ऑरेंज रोशनी से फट पड़ा, जो सीधा आसमान में जा घुसी। रैबिट किंगडम के ऊपर पूरा आसमान ऐसे अंधेरा हो गया जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो। मैंने ऊपर देखा और 1 अरब की अनडेड आर्मी टिड्डियों के झुंड की तरह पूरे आसमान में फैल गई। विशाल अनडेड बीस्ट्स, चमकते हुए अनडेड असैसिन्स और स्केलेटल वॉर हॉर्सेस पर सवार अनडेड वॉरलॉर्ड्स। सामने बिल्कुल प्रलय जैसा दृश्य था, और ये सिर्फ शहर में नहीं हो रहा था। पूरा रैबिट किंगडम इस डरावने दृश्य को देख रहा था। पूरे देश में इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट चालू हो गए। रिपोर्टर लू ने कांपती आवाज में माइक्रोफोन पकड़ा। कृपया शांत रहें नागरिकों, पुष्टि हो चुकी है कि यह घटना हमारे देश के किसी अवेकनर के कारण हुई है। उसी समय एक गुप्त मिलिट्री बेस वुल्फ्स डेन के अंदर पारंपरिक पोशाक पहने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी ठंडी नजरों से उस प्रलयकारी आसमान को देख रहा था। एल्डर चैन, शुक्र है आपने तेजी से कार्रवाई करके इस घटना को छिपा लिया, नहीं तो विदेशी देश अब तक जान चुके होते। आखिर चिन कौन है और ऐसी भयावह घटना किसने पैदा की? सफेद बालों वाले एल्डर ने हल्के से सिर हिलाया। मैं पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज चुका हूँ,
वो कोई भी हो, हम सबसे पहले उसे अपने संरक्षण में लेंगे। वापस अवेकनिंग सेरेमोनी में मीडिया पूरी तरह पागल हो चुका था। एक के बाद एक कैमरा ऊपर मंडराते काले बादलों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन मैं, जो अभी भी सेरेमोनी के अंदर था, बाहर मची इस अफरा तफरी से पूरी तरह अनजान था। मैं खुद को डेथ गॉड कहने वाले बूढ़े आदमी को देख रहा था और थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि अवेकनर इतिहास को गहराई से पढ़ने के कारण मैं किसी से ज्यादा जानता था। रैबिट किंगडम का आखिरी डबल एस रैंक अनडेड मेज पहले ही इतिहास में महान ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, तो ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलेमिटी चुनना मतलब शुरुआत से ही गॉड टियर हाथ मिलना था। इतिहास में नाम तय था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और सिर हिला दिया, क्योंकि मैं आखिरी डिवाइन बीइंग को भी देखना चाहता था। आखिरी वाला किसी गॉड से कम और किसी इंसान से ज्यादा लग रहा था। पूरे शरीर पर घाव, उलझे हुए काले बाल और खून जैसे लाल आंखें। हाथ में सिर्फ लगभग बुझ चुकी एक टॉर्च थी। पहले तीनों के मुकाबले उसकी मौजूदगी किसी भिखारी जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने बात की, मेरा पूरा शरीर झटके से कांप उठा। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए एक ट्रांसमिग्रेटर हो? मेरा दिमाग जैसे टूट गया। मैं इस दुनिया का नहीं था, मैं ब्लू स्टार से आया था। ये राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। पहले वाले 3 डिवाइन बीइंग्स भी मेरी असलियत नहीं पहचान पाए थे, लेकिन ये फटेहाल आदमी मुझे एक नजर में पहचान गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये भी ब्लू स्टार का ट्रांसमिग्रेटर है? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने जल्दी से कहा, किसी भी गॉड का अनुसरण मत करना। ये सब एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी है। हम सब सिर्फ उनकी बिसात के मोहरे हैं, बलि हैं। गॉड्स को मारा जा सकता है और हम खुद गॉड बन सकते हैं। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि उसका शरीर ऐसे घुलने लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खत्म कर दिया हो। मेरा दिमाग सवालों से भर गया, लेकिन पूछने का समय नहीं था। तभी टेक्स्ट उभरा, ऑप्शन 4, गॉड्स का ब्लेसिंग। ठुकराओ और सभी डिवाइन बीइंग्स द्वारा त्यागा हुआ बनो। क्लास, गॉड फॉरसेकन। बेस, स्किल, नन। इनेट ट्रेट, फ्रैक्चर डिविनिटी। हालांकि टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ऑफरिंग प्राप्त कर सकती है। गॉड फॉरसेकन किसी भी मारे गए मॉन्स्टर की सोल फ्लेम चढ़ाकर उसकी ट्रेट्स अपने लिए ले सकता है। जैसे ही यह ऑप्शन सामने आया, मैंने कुछ डरावना देखा। तीनों डिवाइन बीइंग्स के सिर के ऊपर गहरे लाल हेल्थ बार्स प्रकट हो गए। उनकी वैल्यूज ट्रिलियंस तक फैली हुई थीं। उसी पल मेरी पूरी दुनिया हिल गई। गॉड्स के भी हेल्थ बार्स हैं और इंसान गॉड बन सकते हैं। मेरे हाथ हल्के कांप उठे। उसी पल मुझे फ्रैक्चर डिविनिटी की असली कीमत समझ आई। आमतौर पर सिर्फ गॉड्स ऑफरिंग लेते हैं, अवेकनर मॉन्स्टर्स मारते हैं और उनकी सोल फ्लेम्स अपने गॉड को चढ़ाते हैं। बदले में उन्हें स्किल्स, एडवांसमेंट और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन फ्रैक्चर डिविनिटी भी एक डिविनिटी ही थी। इसका मतलब मैं गॉड्स के बराबर खड़ा था। मैं सीधे ऑफरिंग प्राप्त कर सकता था। हर मॉन्स्टर जिसे मैं मारूंगा, उसकी हर ट्रेट मेरी हो जाएगी। हाँ, शुरुआत में ये बिल्कुल खाली क्लास थी, लेकिन इसकी ग्रोथ पोटेंशियल असीम थी। शायद मैं खुद भी एक दिन सच्चा गॉड बन सकता था। अब इसकी तुलना उन पहले 3 गॉड्स की पेशकश से करो। घमंडी और कंजूस। एक मुझे ऐसे लुभा रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को फंसाता है, और दूसरा सीधे समर्पण मांग रहा था। फॉलोअर, सर्वेंट, सबमिशन। एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसमें असली सम्मान हो। शायद इन गॉड्स के लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े थे जिनसे खेला जा सकता था। मुख्य मंच के ऊपर रैबिट किंगडम की 4 बड़ी गिल्ड्स के मास्टर्स लियोन, जेन, श्याओ और मंग सभी प्रिंसिपल लिन के आसपास जमा हो गए थे, जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत नहीं मिली थी। वह खुशी से चमक रहा था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। चिन हमारे स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण छात्र है, हमारे सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट्स में से एक। लेकिन वाक्य खत्म होने से पहले आसमान में मौजूद डरावनी अनडेड आर्मी गायब होने लगी। फिर एंशंट स्टोन स्लैब से एक और प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। चौथी क्लास। ब्लैक ईगल गिल्ड के मास्टर मंग ने सिर हिलाया। अविश्वसनीय, लेकिन इसे देखकर लगता है ज्यादा से ज्यादा सी रैंक होगा। सभी एंशंट स्टोन स्लैब की तरफ देखने लगे। जैसे चौथा लाइट पिलर आसमान में उठा, एक टूटा फूटा टॉर्च टोटम भी स्लैब से जुड़ गया। 4 अलग अलग रंगों के लाइट पिलर्स मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन हर कोई साफ देख सकता था कि ऑरेंज पिलर सबसे ज्यादा चमक रहा था। ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलामिटी साफ तौर पर सबसे अच्छा चुनाव था। प्रिंसिपल लिन ने चिंतित होकर कहा, चिन सही फैसला करेगा, है ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की खूबसूरत और तेज शियाओ खुद को चिंतित होने से रोक नहीं सकी। निश्चिंत रहिए गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा। लेकिन प्रिंसिपल लिन की मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं आखिरकार अपना चुनाव कर चुका था। स्टोन स्लैब के ऊपर मौजूद 4 लाइट पिलर्स लगभग एक साथ गायब हो गए। अब सिर्फ एक टोटम बचा था,
एक टॉर्च जिसकी लौ मुश्किल से जल रही थी। वह एक बार मेरे चारों ओर घूमी और फिर मेरी दोनों आंखों के बीच समा गई। पूरा स्थल पागल हो उठा। असंभव। प्रिंसिपल लिन का चेहरा जम गया। चारों गिल्ड मास्टर्स मंच पर स्तब्ध खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, अविश्वास। उसने अनडेड कैलामिटी को ठुकरा दिया। फीनिक्स फ्लेम गिल्ड के मास्टर लियोन ने सिर हिलाकर लंबी सांस छोड़ी। काश वह अवेकनिंग स्टेज पर उसकी जगह खड़ा होता। और अब प्रिंसिपल लिन, जो अभी कुछ पल पहले खुशी के शिखर पर था और अब पूरी तरह टूट चुका था, एक पागल बैल की तरह अवेकनिंग स्टेज की तरफ दौड़ा। चिन, अभी नीचे उतरो! वह पूरी ताकत से चिल्लाया। डायरेक्टर जांग, चिन का होमरूम टीचर कौन है? उसे सही करियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई? डायरेक्टर जांग तुरंत मिस टोंग पर टूट पड़ा, लेकिन प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों की डांट के बावजूद मिस टोंग बिल्कुल परेशान नहीं दिख रही थी। उसे भरोसा था कि चिन के पास अपने कारण होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा नाटक मीडिया को पूरी तरह पागल कर चुका था। लोग किसी को लेजेंड बनाना पसंद करते हैं और उससे भी ज्यादा उसे गिरते हुए देखना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये स्कूल जो खुद को जंघाई सिटी का नंबर 1 कहता है, बेसिक करियर गाइडेंस तक नहीं देता। हमारे देश ने अभी अभी एक SSS रैंक अवेकनर अनडेड कैलामिटी खो दिया है। इस नतीजे के लिए मैं मानता हूं कि इस स्कूल का हर शिक्षक जिम्मेदार है। अब तक चारों गिल्ड मास्टर्स सिर्फ सिर हिलाकर एक एक करके चुपचाप जाने लगे, लेकिन हर कोई दुखी नहीं था। बाओ और मिंग जैसे कुछ ग्रेजुएट्स खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, मौका हाथ में आ जाए तो भी पकड़ नहीं सकता। बाओ ने आसमान की तरफ लंबी सांस छोड़ी। कुछ ही पल पहले उसे डर था कि पूरी जिंदगी चिन के साए में जीना पड़ेगा। अवेकनिंग स्टेज पर मैं अभी सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक चारों डिवाइन बीइंग्स और सारे दृश्य गायब होने लगे। अगले ही पल आसपास की दुनिया बदल गई और मैं एक पूरी तरह अनजान जगह पर पहुंच गया। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, न्यू अवेकनर, तुम ट्रायल टावर में प्रवेश कर चुके हो। यह नए अवेकन्ड लोगों के लिए अंतिम असेसमेंट है। अपनी क्लास के साथ कितनी जल्दी तालमेल बैठाकर उसे उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचा सकते हो, असली मायने वही रखता है। मैं तुरंत आसपास नजर दौड़ाता हूँ। मैं एक प्राचीन जंगल में खड़ा हूँ। ये ट्रायल टावर की पहली मंजिल होनी चाहिए। हर मंजिल अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। केवल उस मंजिल के गार्डियन मॉन्स्टर्स को हराकर ही अगली मंजिल पर जाया जा सकता है। मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूँ। हर स्टैट दयनीय रूप से कमजोर दिख रहा था, यहाँ तक कि मुझे भी मानना पड़ा। शुरुआती चारों स्टैट्स, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, सभी केवल 5 पॉइंट्स पर टिके थे। हेल्थ, अटैक और डिफेंस तो डी रैंक क्लास से भी कम थे। एक भी शुरुआती स्किल नहीं। मेरे पास सिर्फ एक इनिशियल ट्रेट था, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। ठीक है, मैं आंखें सिकोड़कर उसका विवरण पढ़ता हूँ। फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, उस व्यक्ति की डिविनिटी जिसे सभी गॉड्स ने त्याग दिया। हालांकि यह टूटी हुई है, फिर भी ऑफरिंग स्वीकार कर सकती है। सोल फ्लेम्स की ऑफरिंग धीरे धीरे इस फ्रैक्चर्ड डिविनिटी को पुनर्स्थापित करेगी। उम्मीद है मैंने गलत दांव नहीं लगाया। तभी जंगल के चारों ओर से सरसराहट सुनाई देने लगी। पहली मंजिल के गार्डियन मॉन्स्टर्स आ चुके थे। गॉब्लिन्स, झुके हुए, पतले हाथ पैर वाले इंसानी जीव। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। गॉब्लिन्स लगभग सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स माने जाते हैं, लेकिन मेरी लगभग 0 जैसी स्टैट्स के साथ मैं थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकता। मैं भाले को मजबूती से पकड़कर कुछ कदम पीछे हट गया। कुल 3 गॉब्लिन्स। अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरी मौजूदा स्टैट्स के साथ मैं कुछ सेकंड में मर जाऊंगा। सामने वाला गॉब्लिन पहले ही अपनी आयरन सोर्ड लेकर मेरी ओर झपटा। मैंने दोनों हाथों से भाला पकड़ा और उसकी तलवार को सटीक तरीके से रोक दिया। उसका संतुलन बिगड़ते ही मैंने लोहे का भाला उसकी छाती में पूरी ताकत से घोंप दिया। गॉब्लिन चीखा और लड़खड़ाने लगा। मैं आगे बढ़ा, भाले को घुमाया और लगातार 2 और वार किए। उसका हेल्थ बार आधे से नीचे गिर गया। तभी बाकी 2 गॉब्लिन्स दोनों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। पीछे हटने के बजाय मैं आगे झपटा और भाले को पहले गॉब्लिन के शरीर के आर पार कर दिया। उसकी बची हुई हेल्थ खत्म हो गई। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दोनों गॉब्लिन्स अपने साथी को मरते देख गुस्से से मेरी ओर झपटे। मैं पूरी तरह शांत रहा, अपने कदमों से लगातार बचता रहा और भाले से हर वार रोकता गया। वे मुझे एक भी चोट नहीं पहुंचा सके। लगभग 5 मिनट बाद आखिरी गॉब्लिन भी गिर पड़ा। उनके शरीरों से 3 सफेद रोशनियां निकलकर मेरी ओर बहने लगीं। इतना एक्सपीरियंस था कि मैं सीधे एक लेवल ऊपर पहुंच गया, लेकिन मेरी नजर गॉब्लिन की लाशों पर टिक गई। हर लाश से हल्की झिलमिलाती फ्लेम्स उठने लगीं। सोल फ्लेम्स, मॉन्स्टर को मारो और उसकी सोल फ्लेम पाओ। अगर पर्याप्त सोल फ्लेम्स अपने गॉड को ऑफरिंग करो तो उसकी फेवर मिलती है। नई स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट, यहाँ तक कि 3rd एडवांसमेंट भी। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गॉब्लिन।
फ्लेम्स एक एक करके हवा में घुलने लगीं। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, ट्रेट एक्वायर्ड, सैवेज बोन, स्ट्रेंथ 10% बढ़ गई। मेरे अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। पूरे 100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मेरा अटैक सीधा 135 पहुंच गया। तो ऑफरिंग मिलने का एहसास ऐसा होता है, और ये तो सिर्फ फ्रैक्चर्ड डिविनिटी है, इतनी ताकतवर। तो जिन गॉड्स के पास पूर्ण डिविनिटी है और जो हर दिन अरबों फॉलोअर्स की ऑफरिंग्स लेते हैं, उनकी ताकत कितनी भयावह होगी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पहली मंजिल बहुत विशाल थी। यहाँ कुछ गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। अगली मंजिल पर जाने के लिए मुझे उनके लीडर को मारना था। मैं भाला कसकर जंगल के अंदर बढ़ गया। ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे गॉब्लिन्स का एक और समूह दिख गया, लेकिन इस बार 135 अटैक के साथ मैं किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था। एक वार, एक मौत। गॉब्लिन्स की लाशें मैदान में बिखरने लगीं और सफेद एक्सपीरियंस स्ट्रीम्स मेरे शरीर में समाने लगीं। एक और लेवल अप। तभी अचानक एक विशाल गॉब्लिन एक भारी कांटेदार गदा उठाकर मेरी ओर टूट पड़ा। मैं घूमकर उसके वार से बचा और मेरा आयरन स्पीयर उसकी जांघ में आर पार हो गया, गहरा घाव छोड़ते हुए। गॉब्लिन चीफ दर्द से दहाड़ उठा। मैं हल्के कदमों से उसके चारों ओर घूमने लगा, लगातार काउंटर पर काउंटर करता हुआ। कुछ ही सेकंड में उसका हेल्थ आधे से नीचे गिर गया। तभी गॉब्लिन चीफ की आंखें गहरे जलते लाल रंग में बदल गईं और वह पूरी तरह बर्जर्क हो गया। उसकी डैमेज आउटपुट अचानक फट पड़ी। वह झुककर पागलों की तरह पंजे मारते और प्रहार करते हुए मेरी ओर झपटा। लेकिन यही तो मैं चाहता था। मेरे पैर बिजली की तरह एक ओर हटे और मैंने भाला सीधा गॉब्लिन चीफ के गले में घोंप दिया। उसी पल उसके ऊपर एक विशाल डैमेज नंबर फट पड़ा। विशाल गॉब्लिन चीफ भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाश के ऊपर सोल फ्लेम्स झिलमिलाने लगी। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गॉब्लिन चीफ। मैंने भाले की नोक उसकी लाश पर टिकाई और तुरंत एक प्रॉम्प्ट उभरा। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, स्किल एक्वायर्ड, फ्रेंजी, रैंक बी, स्किल। आखिरकार मेरा दिल उछल पड़ा। फ्रेंजी। मैंने तुरंत स्किल पैनल खोला। जो स्लॉट कुछ समय पहले तक पूरी तरह खाली था, उसमें अब पहली स्किल चमक रही थी। फ्रेंजी, रैंक बी इफेक्ट, ऑर्क ब्लड लाइन की एक अनोखी टेक्निक। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ती है। इफेक्ट खत्म होने के बाद यूजर वीकेंड स्टेट में चला जाता है और डिफेंस 50% घट जाती है। मेरे सीने में उत्साह की एक लहर उठ ही रही थी कि अचानक नई टेक्स्ट उभरी। स्पेंड 10 फ्लेम पॉइंट्स टू अपग्रेड दिस स्किल। मैं पलकें झपकाता हूँ तो फ्लेम पॉइंट्स का यही उपयोग है। एक्वायर्ड स्किल्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है। मैंने बिना हिचक 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च कर दिए। अपग्रेड कंप्लीट। फ्रेंजी इवॉल्व्ड इनटू बॉइलिंग बीस्ट ब्लड। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड रैंक बी इफेक्ट, ऑर्क जाति की हाई टियर ब्लड लाइन टेक्निक। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। बाद में थोड़ी देर के लिए वीकेंड स्टेट आती है। डिफेंस 30% घटती है। बोनस इफेक्ट, एक्टिवेशन के दौरान हर किल उसकी ड्यूरेशन बढ़ाएगी। ट्रायल टावर के बाहर मिस टैंग मेरी फीड को चिंता से देख रही थी। अंदर मेरे कानों में नोटिफिकेशन गूंजी। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड गार्डियन ऑफ ट्रायल टावर फ्लोर 1, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 2। मेरी नजर धुंधली हुई और मैं एक विशाल अंधेरी गुफा में पहुंच गया। चारों ओर सिर्फ पत्थर की दीवारें और गीली मिट्टी। ये ट्रायल टावर की दूसरी मंजिल होनी चाहिए। अजीब बात थी, मुझे डर नहीं बल्कि उत्साह महसूस हो रहा था। सिर्फ पहली मंजिल के गॉब्लिन्स की ऑफरिंग से ही मुझे बॉइलिंग बीस्ट ब्लड मिल चुका था। अगली मंजिल मुझे कौन सा आश्चर्य देने वाली थी। ट्रायल टावर की दूसरी मंजिल के मॉन्स्टर्स अब खुद को दिखाने लगे थे। गुफा की गहराई में अचानक जमीन से काली बेलें फूट निकलीं, कांटों जैसी नुकीली। उन्हें देखते ही रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं तुरंत पीछे कूदा, भाला उठाया और जोरदार वार किया। 2 बेलें कटकर गिर गईं। जमीन पर गिरने के बाद भी वे जिंदा चीजों की तरह तड़प रही थीं। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। उनका हेल्थ लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल जमीन के चारों ओर से और बेलें फूट निकलीं। मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उनके पूरी तरह बाहर आने से पहले ही भाला उन्हें काट चुका था, लेकिन कटी हुई बेलों की जगह मिट्टी से नई बेलें फिर निकलने लगीं। मैं तुरंत समझ गया, हेल्थ कम है, लेकिन इन्हें मारने पर और पैदा हो जाती है। ये कभी खत्म नहीं होंगी। जरूर कोई सोर्स होगा, कोई कोर, और उसी को खत्म करना इस मंजिल को पार करने का एकमात्र तरीका है। मैं भाला उठाकर उस दिशा में दौड़ा जहां जमीन सबसे ज्यादा हिलती दिख रही थी। रास्ते भर अनगिनत बेलें जमीन से निकलती रहीं, लेकिन मेरे तेज फुटवर्क ने मुझे हर हमले से बचाए रखा। लगभग 7-8 सुरंगों से गुजरने के बाद मैंने गुफा के बीचों बीच एक विशाल टेढ़ी मेढ़ी जड़ देखी। हर बेल उसी से जुड़ी हुई थी। यही सोर्स है, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उस जड़ के भीतर एक इंसानी चेहरा उगाया था। यही कोर होगा। एक पल भी गंवाए बिना मैंने आयरन स्पीयर उठाया और पूरी ताकत से जड़ों के उस ढेर में घोंप दिया।
एक डैमेज नंबर उभरा और उसके साथ हेल्थ बार दिखाई दिया। अनडाइंग ट्री स्पिरिट, एलीट बॉस, हेल्थ 50,000, डेंजर लेवल हाई। हेल्थ बार पूरे 50,000 तक फैली थी, लेकिन असली झटका अगले पल मिला। ट्री स्पिरिट के ऊपर हीलिंग नंबर उभरा और जो डैमेज मैंने दिया था वह कुछ ही सेकंड में वापस भरने लगा। तो यही चाल है, मैं समझ गया। इस मंजिल को पार करने के लिए अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना होगा, लेकिन उसके पास न केवल भयानक हेल्थ थी बल्कि रिजेनरेशन भी राक्षसी थी। तुरंत खत्म करना नामुमकिन, और जितनी देर लड़ाई चलेगी उतनी ज्यादा बेलें स्पॉन होती जाएंगी। ये मंजिल पूरी तरह रॉ डैमेज आउटपुट को परख रही थी। ज्यादातर अवेकनर्स जो यहाँ तक पहुंचते वे लगभग तुरंत हार मानने पर मजबूर हो जाते, लेकिन मेरे लिए अभी यह लड़ाई असंभव नहीं थी। ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। धत्तेरे की, आखिर इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया? पहली मंजिल पार करने वाले अवेकनर्स में 3 एस रैंक अवेकनर्स आगे थे, बाओ, मिंग और यान। बाओ अपने एस रैंक मेले क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मंक के साथ तुरंत स्टाफ घुमाता है और कुछ ही सेकंड में बेलों को चीर देता है। अच्छा, कम से कम ये मंजिल अभी संभालने लायक लग रही है। प्रिंसिपल लिन ने राहत की सांस ली ही थी कि विशाल कोर रूट कैमरे में भर गई। देखने वाले सभी लोग एक साथ सांस खींच बैठे। ओह नहीं, क्या वह अनडाइंग ट्री स्पिरिट है? लेवल 10 अवेकनर भी उसे गिराने में संघर्ष करेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस टैंग मेरी फीड पर नजरें गड़ाई थी। मेरी हरकतें पहली मंजिल की तुलना में लगभग 2 गुनी तेज दिख रही थीं। ये कैसे संभव है? उसी समय मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर लगातार हमले बरसा रहा था। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के सक्रिय होते ही मेरी अटैक पावर और स्पीड दोनों खतरनाक रूप से बढ़ चुकी थीं। ट्री स्पिरिट की पागलपन भरी रिजेनरेशन के बावजूद मैं हर वार में 70 से ज्यादा इफेक्टिव डैमेज पहुंचा रहा था। 50,000 हेल्थ, लेकिन अछूती नहीं थी। फिर भी अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना सिर्फ पागलों की तरह हमला करना नहीं था। कांटेदार बेलें हर सेकंड जमीन से निकल रही थीं। अगर उन्हें समय पर न काटूं तो वे जमा होकर मुझे डुबो देतीं। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उनसे निपटने में बंटता, कोर पर लगातार डैमेज टूट जाता। यही इस मंजिल के डिजाइनर का जाल था, लेकिन मेरे लिए ये बेलें एक अलग काम कर रही थीं। वे बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रिसेट करने के टारगेट्स थीं। मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर लगातार वॉर करता रहा और हर बेल को उगते ही काटता गया। हर वाइन किल बॉइलिंग बीस्ट ब्लड की ड्यूरेशन को 10 सेकंड बढ़ा रही थी। एक परफेक्ट 10 सेकंड लूप। मैं उस रिदम में खुद को पूरी सटीकता से बांध चुका था। उस कठोर साइकिल के भीतर अनडाइंग ट्री स्पिरिट की 50,000 हेल्थ धीरे धीरे गिरती रही। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लगातार इस स्तर का हमला और ध्यान देना मानो अनंत समय जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार भाले के आखिरी वार के साथ ट्री स्पिरिट की हेल्थ पूरी तरह खत्म हो गई। विशाल रूट सिस्टम एक साथ टूट गई और राख व धूल के तूफान में बदल गई। गुफा में फैली हर वाइन उसके साथ गायब हो गई। अनडाइंग ट्री स्पिरिट मेरे सामने बिखर गया। सफेद रोशनी की लहरें मेरे भीतर समा गईं। इस भयानक बॉस ने मुझे सीधे 3 पूरे लेवल्स ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी वह थी ट्री स्पिरिट की सोल फ्लेम ऑफरिंग। छोटे चमकते फ्लेम स्पेक्स मेरे भाले की नोक के चारों ओर घूमे और धीरे धीरे गायब हो गए। सोल फ्लेम ऑफरिंग, अनडाइंग ट्री स्पिरिट, सक्सेसफुल, ट्रेट एक्वायर्ड, लाइट कोर रिजेनरेशन रैंक एस, बोनस, हर सेकंड मैक्सिमम हेल्थ का 8% रिस्टोर करेगा। एस रैंक ट्रेट के योग्य। चिन अभी उत्साहित भी नहीं हो पाया था कि वही परिचित सिस्टम वॉइस दोबारा गूंजी। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड गार्डियन ऑफ फ्लोर 2, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 3। एक पल में चिन अंधेरी गुफा से खींचकर एक खुले स्वैम्प में पहुंच गया। फिर कानों में एक और प्रॉम्प्ट गूंजा। कंग्रेचुलेशंस, यू आर द 5th अवेकनर टू रीच फ्लोर 3। रिमेनिंग अवेकनर्स इन ट्रायल टावर 47। चिन को झटका लगा। उसे पता था कि वह पहला व्यक्ति नहीं था जिसने अनडाइंग ट्री स्पिरिट को हराया, लेकिन क्लियरेंस रेट उसकी उम्मीद से कहीं कम थी। वह यह सोच ही रहा था कि सामने फैला अंधेरा दलदल अचानक हिलने लगा। कहीं से 3 ह्यूमनॉइड फिगर्स उभर आईं। एक धीमी लहर जैसी चीख चिन के ऊपर बह गई। स्वैम्प बैंशीज। चिन तुरंत पास के एक बोल्डर के पीछे कूद गया। तेज सोनिक ब्लास्ट उसके कान के पास से चीखती हुई निकली। अगले ही पल मैजिक अटैक। चिन का चेहरा सख्त हो गया। स्वैम्प बैंशीज के सोनिक अटैक्स पहले से ही बहुत बड़े एरिया को कवर करते थे और फ्लोर 3 एक खुला स्वैम्प था जहां छिपने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। सिर्फ यही एक बोल्डर थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा था। स्वैम्प बैंशी को मारना मुश्किल हिस्सा नहीं था। उनकी फिजिकल डिफेंस लगभग ना के बराबर थी। असली समस्या यह थी कि एक पर हमला करते ही बाकी 2 तुरंत सोनिक ब्लास्ट दाग देते। ऊपर से स्वैम्प टेरेन मूवमेंट को धीमा कर रहा था। यह मंजिल पूरी तरह एंड्योरेंस की परीक्षा थी। चिन ने तुरंत डिजाइनर की मंशा समझ ली और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसे बस कुछ हिट्स झेलने थे, हेल्थ के बदले डैमेज की अदला बदली करनी थी, फिर बोल्डर के पीछे हटना था और लाइट कोर रिजेनरेशन से हेल्थ वापस भरने देना था, फिर दोबारा हमला करना था। बिल्कुल आसान। फ्लोर 3 को पार करना तो केक का टुकड़ा था। बिना हिचकिचाए चिन बिजली की तरह आगे फूटा
और सबसे नजदीकी स्वैम्प बैंशी पर सीधा टूट पड़ा। बैंशी के खूबसूरत चेहरे पर हैरानी जम गई और उसी पल भाला उसके शरीर में धंस गया। फिर चिन तुरंत पीछे हट गया, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं रुका। उसी समय बाकी दोनों बैंशीज के सोनिक ब्लास्ट्स दोनों तरफ से उसके सिर पर आ गिरे। उसकी नजरें डगमगा गईं। उसके शरीर से 2 डैमेज नंबर्स उभरे, लेकिन लेवल 8 पर पहुंच चुका चिन दोनों हमले झेल गया और उसके पास अब भी लगभग आधी हेल्थ बची थी और उस एक वार ने एक बैंशी की ज्यादातर हेल्थ मिटा दी थी। बोल्डर के पीछे लौटते ही लाइट कोर रिजेनरेशन सक्रिय हो गई। उसकी हेल्थ आंखों के सामने वापस बढ़ने लगी। अब उसे बस पूरी तरह रिकवर होने का इंतजार करना था, फिर वही दोहराना था। और इस तरह ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल पर एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। एक युवा हाथ में खुरदरा आयरन स्पीयर लिए जानबूझकर सोनिक ब्लास्ट्स खाता, आगे झपटकर स्वैम्प बैंशी को भेदता और फिर भागकर बोल्डर के पीछे छिप जाता। 10 से ज्यादा मिनट बाद किन ने लंबी सांस छोड़ी और भाले का सहारा लिया। इन सस्ती चालों की वजह से उसने बिना एक बार मरे तीनों बैंशीज को खत्म कर दिया। जैसे ही तीनों स्वैम्प बैंशीज धीरे धीरे गायब हुईं, वही परिचित आवाज फिर गूंजी, सोल फ्लेम ऑफरिंग, स्वैम्प बैंशी सक्सेसफुल, स्किल एक्वायर्ड, टाइड स्टेप रैंक बी, इफेक्ट, एक्वाटिक ब्लड लाइन की इनेट टेक्निक, पानी की धारा शरीर को घेर लेती है, ज्यादातर स्लोइंग इफेक्ट से इम्यूनिटी देती है। पैसिव बोनस, मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ती है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड गार्डियन ऑफ फ्लोर 3, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 4। फिर एक नया संदेश उभरा, इस मंजिल पर सभी गार्डियन मॉन्स्टर्स को मारना जरूरी नहीं है। जिंदा रहते हुए सेंटर टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचो और अगली मंजिल पर बढ़ो। गार्डियन मॉन्स्टर्स को हराना आवश्यक नहीं। चिन को तुरंत शक हुआ। पहली 3 मंजिलों ने जो कुछ किया था, उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि फ्लोर 4 में कोई जाल जरूर होगा। कुछ सेकंड बाद चिन फ्लोर 4 पर पहुंचा और सामने का दृश्य देखते ही उसका जबड़ा खुला रह गया। यहाँ गार्डियन कुछ मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये पूरा गोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट था। इस तरह के मॉन्स्टर्स को देखना ही शरीर में सिहरन पैदा कर देता था। उनकी डरावनी शक्ल देखकर 10 में से 9 फीमेल अवेकनर्स वहीं हार मान ले। जाल की परतों पर परतें पूरे फ्लोर को असली वेब ऑफ डेथ बना चुकी थीं। ओह चलो भी। चिन पागलों की तरह दौड़ पड़ा, हर दिशा से आती रेशमी थ्रेड्स से बचते हुए। टाइड स्टेप एक्टिवेट। चिन ने तुरंत अभी अभी मिली स्किल सक्रिय की। पानी की धारा तुरंत उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई। उसे हर कदम में हल्कापन महसूस हुआ और जैसे ही उसने अंतहीन वेबिंग पर कदम रखा, उसकी चिपचिपाहट और रुकावट पूरी तरह गायब हो गई। वह फ्लोर के केंद्र की ओर दौड़ा, लेकिन स्किल के बूस्ट के बावजूद वह हर अटैक से नहीं बच सका। अचानक उसके कंधे में तेज दर्द उठा। स्टेटस, गोस्ट फायर वेनम इन्फ्लिक्टेड। अगले ही पल पॉइजन और बर्न डैमेज उसके सिर के ऊपर टिक होने लगे। अलग अलग नंबर्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह सिर्फ गोस्ट फायर वेनम का एक स्टैक था। अगर कुछ और काट लेते, 3-4 स्टैक्स जमा हो जाते तो हालत गंभीर हो जाती। चिन के शरीर की हर नस तन गई। उसने बिना हिचकिचाए टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन ठीक आखिरी पल सर्कल में कदम रखने से पहले उसने खुद को रोक लिया। दोनों पैर सर्कल के किनारे पर हवा में रुके रहे। उसने पीछे मुड़कर उस गोस्ट फायर स्पाइडर स्वॉर्म को देखा जो उसकी ओर टूट रहा था, और उसके मन में एक विचार उभरा, लालची, पागलपन भरा विचार। चिन ने अचानक भाला उठाया और सामने दौड़ते गोस्ट फायर स्पाइडर्स में घोंप दिया। उनकी हेल्थ दूसरी मंजिल की वाइन से भी कम थी। मुश्किल से 10 पॉइंट्स, एक वार और सीधी मौत। समय तेजी से खत्म हो रहा था। चिन अपनी गिरती हेल्थ बार को देखता रहा और आंखें सिकोड़ लीं। उसका भाला बर्फ जैसी सटीकता से चल रहा था, तेज, साफ और घातक, हर उस गोस्ट फायर स्पाइडर को काटता जो उसकी ओर झपटा। चिन क्या कर रहा है? मिस टैंग, जो अकेली उसकी फीड देख रही थी, ठिठक गई। वह पहले ही टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंच चुका था, लेकिन अब स्पाइडर स्वॉर्म से लड़ने के लिए वापस मुड़ गया। क्या उसने इस मंजिल के इंस्ट्रक्शन सुने ही नहीं? उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस टैंग की नजर में चिन जो कर रहा था वह पूरी तरह बेकार था। ये छोटे गोस्ट फायर स्पाइडर्स चाहे कितने भी हों, लगभग कोई एक्सपीरियंस नहीं देते। इन्हें फार्म करना पूरी तरह समय की बर्बादी थी। क्या चिन नहीं जानता कि फाइनल स्कोर तय करने में क्लियर टाइम बहुत मायने रखता है? चिन, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चिन पूरी एकाग्रता के साथ चल रहा था, अटैक्स से बचते हुए और अपनी हेल्थ बार को लगातार नीचे गिरते हुए देख रहा था। आखिरकार जैसे ही गोस्ट फायर स्पाइडर्स चारों दिशाओं से टूट पड़े, उसकी हेल्थ डेंजर लाइन पर पहुंच गई। सिर्फ 1/4 बची थी। अब कदम बढ़ाना होगा। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गोस्ट फायर स्पाइडर। चिन ने भाले की नोक को चौड़े चाप में घुमाया और आखिरी संभव पल पर ऑफरिंग रिचुअल सक्रिय कर दिया। उसी समय वह पीछे हटा। उसका एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर जा गिरा। जैसे ही दुनिया उसके चारों ओर घूमने और मुड़ने लगी, वह आवाज आखिर गूंज उठी जिसका चिन इंतजार कर रहा था। ट्रेड स्किल एक्वायर्ड, गोस्ट फायर वेनम रैंक, लेवल 1, इफेक्ट,
गोस्ट फायर स्पाइडर ब्लड लाइन का एक अनोखा विष, लावा और टॉक्सिक मियाज्मा से जन्मा। कांटेक्ट पर यह टारगेट को गोस्ट फायर बर्निंग से प्रभावित करता है, लगातार डैमेज देता है और डिफेंस कम करता है। यह घातक जहर लगातार डैमेज भी देता है और टारगेट की हीलिंग को भी दबाता है। ये शब्द चिन के दिमाग में एड्रेनलिन की लहर की तरह टकराए। किस्मत सच में बहादुरों का साथ देती है। यही असली वजह थी कि चिन वापस मुड़ा था। गोस्ट फायर वेनम, एक ऐसी स्किल जो फायर और पॉइजन को एक साथ जोड़ती है, लगभग मॉन्स्टर्स के शिकार के लिए बनाई गई थी। क्या स्किल है गोस्ट फायर वेनम? चिन चुपचाप मुस्कुराया, लेकिन खुशी टिक भी नहीं पाई थी कि जमीन कांपने लगी और फ्लोर 5 का गार्डियन अपनी एंट्री कर चुका था। एक विशाल परछाई चिन की नजरों को भर गई, पहाड़ जितना विशाल, और उसके फर ऐसे जैसे पूरे शरीर पर सुइयों का कवच हो। गोस्ट क्लॉ बेयर, स्टेटस एडल्ट, लेवल 15, एलीट बॉस, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। चिन का चेहरा गंभीर हो गया। ये गोस्ट क्लॉ बेयर पूरी एक पार्टी के बराबर था और अरीना में छिपने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैं अभी हार मानने वाला नहीं हूँ। वजह बहुत सीधी थी। गोस्ट क्लॉ बेयर का मोटा फर उसे फायर के प्रति कमजोर बनाता था और एक नेचुरल बीस्ट होने के कारण वह पॉइजन के प्रति भी कमजोर था। ट्रायल टावर के बाहर सेरेमनी ग्राउंड्स पर प्रिंसिपल लिन बड़ी स्क्रीन को घूर रहा था। चेहरा काला पड़ा हुआ, उसके दांत भींचे हुए थे और शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। आखिर इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया? जरा देखो इसमें क्या क्या भर दिया। पहले 2 फ्लोर्स के गॉब्लिन हॉर्ड और अनडाइंग ट्री स्पिरिट ने ही लगभग 90% अवेकिनर्स साफ कर दिए। फिर फ्लोर 3 की स्वॉम्प बैंशीज ने हर स्लो मूविंग वॉरियर टाइप क्लास को खत्म कर दिया। सिर्फ रेंज्ड क्लासेस ही बच पाए, जिन्होंने चट्टानों के बीच से लॉन्ग रेंज डैमेज देकर तीनों बैंशीज को धीरे धीरे खत्म किया। और फिर फ्लोर 4 गोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट का वह दुःस्वप्न, जिसे देखकर प्रिंसिपल लिन की भी खोपड़ी सुन्न हो गई। अब लाइव फीड में सिर्फ कुछ टॉप सीड S रैंक अवेकनर्स और मुश्किल से कुछ A रैंक सर्वाइवर्स बचे थे। कॉइलिंग ड्रैगन मंक बाओ अपनी ड्यूरेबिलिटी के दम पर डैमेज झेलते हुए सेंटर टेलीपोर्टेशन सर्कल तक रास्ता बनाता चला गया। फिर भी जब वह वहां पहुंचा, उसकी हेल्थ सिर्फ एक पतली रेखा जितनी बची थी। फ्रॉस्ट ब्लेड सोर्ड्समैन मिंग की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसकी आइस अफिनिटी को गोस्ट फायर स्पाइडर्स पूरी तरह काउंटर करते थे। वह सिर्फ अपनी S रैंक क्लास शील्ड के भरोसे किसी तरह टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंच पाया। यन, जिसने शैडो हंटर क्लास जगाई थी, अपनी इवेजन और एम्बुश स्किल्स के सहारे मुश्किल से सर्कल तक पहुंची और फ्लोर 5 तक पहुंचने वाली इकलौती फीमेल अवेकनर बन गई। दूसरी तरफ रू यान, जिसने फायर अफिनिटी की मदद से सबसे पहले अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारा था और बाद में स्वॉम्प बैंशीज को फायर स्पेल से खत्म किया था, फ्लोर 4 के गोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट पर आकर टूट गई। ग्लास कैनन मेज होने के कारण वह कुछ ही कदमों बाद वेबिंग में फंस गई। सामने फैले स्पाइडर स्वॉर्म को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत विथड्रॉ कर लिया। अब जब ज्यादातर अवेकनर्स बाहर हो चुके थे और सिर्फ कुछ टॉप सीड्स बचे थे, अब भी गुस्से से भरा प्रिंसिपल लिन बाओ और मिंग की फीड देखने लगा जैसे ही वे फ्लोर 5 में पहुंचे। और अरीना में उभरे एडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर को देखकर हर किसी का मन फिर से गाली देने का कर उठा। ये आखिर ट्रायल टावर में ये चीज किसने डाल दी? नए नए अवेकेंड अवेकनर्स को भूल जाओ, यहाँ तक कि अनुभवी लोगों की पूरी पार्टी भी एक एडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकती। इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन करने वाला इंसान कौन है? वर्ड, क्या ऊपर से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है? इसी बीच शंघाई सिटी की एक गुप्त फैसिलिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन रूम की हर दीवार पर हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स लगी हुई हैं। मैं स्क्रीन पर लगभग पूरी तरह खत्म होने वाला दृश्य देखता हूँ। सैंड निराशा की एक धीमी सांस छोड़ती है। लगता है इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म हो जाएगा। शंघाई सिटी का एक भी अवेकनर फ्लोर 5 को पार नहीं कर सकता। उसके बगल में डॉक्टर वांग ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो रोने वाले हों। खैर, जाहिर है ट्रायल टावर में अडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर कौन रखता है? अभी अभी अवेकेंड हुआ एक S रैंक अवेकनर भी गोस्ट क्लॉ बेयर के खिलाफ 1-on-1 नहीं जा सकता। एन बस अपने कान के पीछे बालों की एक लट करती है और ठंडे स्वर में कहती है, क्या ऐसा है? ये तो बस हमारी बेसिक स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर वोंग चुप हो जाते हैं। एन लापरवाही से अपनी पेन के सिरे को चबाती है। उसकी आवाज सपाट रहती है। अफसोस की बात है कि इस साल के अवेकनर्स फ्लोर 5 भी क्लियर नहीं कर सकते। हिडन फ्लोर को भूल जाओ। मैंने उस एक के लिए ट्रैप लगाने में इतनी मेहनत की थी और लगता है वो सब बेकार गया। ट्रायल टावर के अंदर फ्लोर 5 पर चिन गोस्ट क्लॉ बेयर की कच्ची, दबा देने वाली मौजूदगी महसूस करता है। वो बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ता। गोस्ट क्लॉ बेयर एक छोटे पहाड़ जैसा बना हुआ है। उसका खुरदुरा फर आर्मर प्लेटिंग जितना मोटा है। उसकी जंगली आंखें घुसपैठिए पर शुद्ध नफरत के साथ टिकी हुई हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद बिना कोशिश किए वापस लौट जाना वो चिन का स्टाइल नहीं है। अपने विशाल शरीर की तरह गोस्ट क्लॉ बेयर एक भारी वार करने वाला हाई हेल्थ स्ट्रेंथ टाइप मॉन्स्टर है। उसकी चालें विस्फोटक हैं लेकिन तेज नहीं। जीतने के लिए एजाइल फुटवर्क ही सब कुछ है। टाई डीप एक्टिवेट होता है और चिन की मूवमेंट स्पीड अचानक बढ़ जाती है।
गोस्ट क्लॉ बेयर एक गहरी गुर्राहट निकालता है और हमला कर देता है। उसका अटैक पैटर्न बेहद सीधा है, लंज, ग्रैब और स्लैम। लंज, गोस्ट क्लॉ बेयर अपना पूरा वजन आगे फेंक देता है जैसे कोई शिकारी शिकार को मारने जा रहा हो। दूसरी एडवांसमेंट से पहले पूरी तरह स्टैक्ड डिफेंसिव टैंक भी उस वार को सहन नहीं कर सकता। चिन अपनी जगह खड़ा रहता है, बेयर को 3 या 4 मीटर की दूरी तक आते हुए देखता है। फिर वो जोर से बगल में छलांग लगाता है और उस घातक हमले से बच जाता है। एक पल की भी देरी किए बिना वो तुरंत बेयर के पीछे की तरफ दौड़ जाता है। ग्रैब, गोस्ट क्लॉ बेयर का लंज चूक जाता है और वो तुरंत अपनी 2 विशाल भुजाएं चिन को बेयर हग में पकड़ने के लिए फैलाता है। अगर वो भुजाएं उसके चारों तरफ बंद हो गईं तो उसका अंत तय है, लेकिन चिन पहले ही बेयर के पीछे उसके सटीक ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच चुका है। अब चिन की आंखें तेज हो जाती हैं। गोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट होता है। स्पीयर का सिरा घूमती हुई जहरीली आग से जल उठता है और वो उसे पूरी ताकत से गोस्ट क्लॉ बेयर की पीठ में घोंप देता है। स्टेटस, टारगेट गोस्ट फायर वेनम से प्रभावित हुआ। एक साफ वार के बाद चिन तुरंत पीछे छलांग लगाता है और दूरी बना लेता है। उसी पल गोस्ट क्लॉ बेयर अपना पूरा वजन पीछे गिरा देता है। एक भयंकर धमाका होता है और पत्थर की जमीन टकराते ही टूट जाती है। स्लैम, ये चाल भले ही भद्दी दिखती हो, लेकिन इसकी मारने की शक्ति विनाशकारी है। उसी समय चिन द्वारा लगाया गया गोस्ट फायर वेनम असर दिखाना शुरू करता है। बेयर की पीठ का मोटा फर जलने लगता है, बर्न डैमेज देता हुआ, जबकि जहर भी असर करता है। आग और जहर से पागल हुआ गोस्ट क्लॉ बेयर बिना किसी रोक टोक के चिन पर टूट पड़ता है और चिन टाइडीप का इस्तेमाल करके उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर नाचता रहता है। अब यहाँ से बस सही मौका ढूंढने की बात है। गोस्ट फायर वेनम की एक और लेयर चढ़ाओ, फिर पीछे हट जाओ और डैमेज को बेयर को धीरे धीरे खत्म करने दो। अब ये सिर्फ समय की बात है। बो, जो फ्लोर 5 तक भी पहुंचता है, उतना भाग्यशाली नहीं है जितना एस रैंक मीली कॉइलिंग ड्रैगन मंक। जैसे ही बो गोस्ट क्लॉ बेयर को देखता है, वो अपना स्टाफ लेकर सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है, सबके सामने दिखावा करना चाहता हुआ। गोस्ट क्लॉ बेयर उसे मौका ही नहीं देता। उसके विशाल पंजे का एक वार और बो सफेद रोशनी की चमक में बाहर फेंक दिया जाता है, तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी तरफ मिंग की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं होती। उसने 3 साल चिन के पीछे पीछे घूमते हुए और विनम्रता से जो कुछ भी सीख सकता था सीखते हुए बिताए थे और उसका असर दिखता है। वो आंख बंद करके हमला नहीं करता। वही सावधानी उसे गोस्ट क्लॉ बेयर के पहले वार से बाल बाल बचने देती है। वो बेयर के पीछे की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार घुमाता है, धीमी और भारी हरकतों वाले एक विशाल मॉन्स्टर पर उग्र हमला छोड़ते हुए। उसके पीछे पहुंचना ही कुंजी है, ये चिन ने उसे पहले बताया था। दुर्भाग्य से मिंग ने सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही सीखा था। जब भीड़ मिंग को सफलतापूर्वक हमला बचाकर बेयर के पीछे जाते देखती है, हर कोई उत्साह से फूट पड़ता है। यही है हमारे स्कूल का सबसे बड़ा टैलेंट। इतनी शानदार फुटवर्क और एस रैंक क्लास के साथ वो शायद सच में फ्लोर 5 क्लियर कर सकता है। प्रिंसिपल लिन अपनी ठुड्डी सहलाते हुए चौड़ी मुस्कान देता है। हमारे स्कूल ने आखिरकार एक असली टैलेंट पैदा कर दिया। मिंग का भविष्य असीमित है। लेकिन मिस टैंग वही दृश्य देखती है और भौहें सिकोड़ लेती हैं। मिंग अपने हमलों को लेकर बहुत लालची हो रहा है। उसका डैमेज आउटपुट प्रभावशाली है, मान लिया, लेकिन गोस्ट क्लॉ बेयर जैसे सैवेज बॉस के खिलाफ तुम कभी भी एक ही जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकते। और जैसा उसे डर था, मेन स्क्रीन पर गोस्ट क्लॉ बेयर एक भयानक दहाड़ छोड़ता है और बिना चेतावनी के पीछे बैठ जाता है। मिंग, जो पूरी ताकत से हमला कर रहा था, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं बचती। वो असहाय होकर देखता है कि गोस्ट क्लॉ बेयर उसके ऊपर गिरता चला आ रहा है। मिंग घबरा जाता है। गाली उसके होंठों पर ही मर जाती है उससे पहले कि वो निकल पाए, और वो इतिहास में ट्रायल टावर का पहला चैलेंजर बन जाता है जो बैठकर कुचले जाने से मारा गया। प्रिंसिपल लिन की चौड़ी मुस्कान तुरंत जम जाती है। वो दांत भींचकर कुछ शब्द निकालता है। डायरेक्टर जांग, कितने लोग बचे हैं? डायरेक्टर जांग जल्दी से जवाब देता है, हमारे स्कूल से अभी 2 बचे हैं। एक एस रैंक यान है और दूसरा चिन। डायरेक्टर जांग की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। प्रिंसिपल लिन मुश्किल से सुनते हुए बेसब्री से कहता है, मेन स्क्रीन को यान की फीड पर बदलो, अभी। डायरेक्टर जांग एक पल भी नहीं सोचता, वो तुरंत बदल देता है। मेन स्क्रीन यान की फीड पर कट होती है। वो एक लॉन्ग बो के साथ खड़ी है, समूह की एकमात्र एजिलिटी बेस्ड लॉन्ग रेंज एस रैंक अवेकनर। फ्लोर 5 की सीमित जगह में यान फुर्तीली सटीकता के साथ चलती है। अरीना के बाहरी किनारे के चारों ओर घूमती हुई गोस्ट क्लॉ बेयर से एक सुरक्षित और बड़ी दूरी बनाए रखते हुए, जबकि उसका लॉन्ग बो लगातार और बेरोक धारा में वार करता रहता है। एक के बाद एक तीर बेयर पर गिरते हैं। उसकी क्लास का सिग्नेचर स्किल ब्लडमार्क एरो रेन यान का बो अटैक कम हो सकता है, लेकिन हर हिट ब्लीड इफेक्ट लगाता है और गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ धीरे धीरे कम होती जाती है। कीटन रन, ये कीटन रन है। यन का डिस्टेंस कंट्रोल बिल्कुल फ्लॉलेस है। भीड़ से प्रशंसा की एक लहर फूट पड़ती है। हाँ यन, यही बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल लिन इस बार सावधान रहता है कि ज्यादा कुछ न कहे। वो लाल चेहरे के साथ तालियां बजाने में सबसे आगे रहता है।
भीड़ की हर नजर यन की फीड पर टिकी हुई है, यहाँ तक कि मिस टोंग भी यन की फुटवर्क देखने में खिंच जाती है। इस रफ्तार से जब तक कुछ गलत नहीं होता, वो शायद सच में गोस्ट क्लॉ बेयर को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। फिर मिस टोंग नीचे चिन के पैरों की तरफ नजर डालती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। चिन पूरी फ्लूइडिटी के साथ चल रहा है, हर वार सटीक और साफ। तुलना में गोस्ट क्लॉ बेयर, जो अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका है, किसी क्लाउन जैसा लग रहा है और उसे छू तक नहीं पा रहा। लेकिन जो चीज सच में मिस टैंग को चौंका देती है, गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार वो लगभग खत्म हो चुकी है। ये कैसे संभव है? ये कैसा डैमेज है? चाहे मिस टैंग कितना भी सोच ले, वो समझ नहीं पाती कि एक ब्लैंक स्लेट क्लास इतने कम समय में इतना आउटपुट कैसे दे रही है। स्कूल प्लाजा की मेन स्क्रीन पर सिर्फ यन ही दिखाई दे रही है। उस खुले अरीना में पूरी तरह ब्लड मार्क एरो रेन पर निर्भर रहते हुए यन ही एकमात्र इंसान है जो गोस्ट क्लॉ बेयर को लगातार डैमेज दे पा रही है। उसकी हेल्थ को आधे से थोड़ा नीचे तक घिस चुकी है। यन सच में हमारे स्कूल का गर्व है। मुझे लगता है वो सच में फ्लोर 5 क्लियर करके टॉप स्कोर ले सकती है। उम्मीद की चिंगारी प्रिंसिपल लिन की आंखों में फिर से जल उठती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ गलत हो जाता है। गोस्ट क्लॉ बेयर के शरीर की तरफ निशाना लगाया गया एक तीर रास्ता बदल देता है और सीधे उसके सिर में जा लगता है। एक पल में क्रिटिकल वीक पॉइंट डैमेज नंबर फट पड़ता है। गोस्ट क्लॉ बेयर एक भयानक दहाड़ छोड़ता है और पूरी फ्रेंजी में चला जाता है। अपना शरीर जमीन के करीब झुकाकर वो यान की तरफ पहले से दोगुनी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। यान सहज रूप से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस खुले अरीना में जाने की कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ देख सकती है जब क्रोधित गोस्ट क्लॉ बेयर का पंजा उसके ऊपर आ गिरता है और वो सफेद रोशनी की एक धारा में बदल जाती है। चंगहाई फर्स्ट स्कूल अवेकनर यन एलिमिनेटेड, फाइनल फ्लोर रीच्ड 5। जैसे ही यान की फीड धीरे धीरे ग्रे होने लगती है, आखिरी एस रैंक अवेकनर भी खत्म हो जाती है। इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया? एक गलत हिट और तुम तुरंत खत्म। कोई भी उस गोस्ट क्लॉ बेयर को नहीं हरा सकता। प्रिंसिपल लिन पूरी तरह अपना संयम खो चुका है, बिना किसी परवाह के गुस्से में बोले जा रहा है, रुको, टावर में अभी भी कोई है क्या? सब एलिमिनेट नहीं हो गए? जैसे ही भीड़ उठकर जाने लगती है, मेन स्क्रीन अपने आप एक नई फीड पर स्विच हो जाती है। स्क्रीन पर सफेद कपड़ों में एक युवा आदमी एक स्पीयर पकड़े हुए है, असाधारण फुर्ती के साथ चल रहा है, हमेशा गोस्ट क्लॉ बेयर के ब्लाइंड स्पॉट में बिल्कुल सही जगह पर मौजूद, जबकि बेयर की हेल्थ बार आधे से कम पर है और लगातार गिर रही है। वो कौन है? क्या फर्स्ट हाई ने इस बार सिर्फ 3 एस रैंक अवेकनर्स नहीं दिए थे? ये कैसे संभव है? भीड़ अविश्वास से घूरती रहती है, लेकिन कुछ नए अवेकनर्स उसे पहचान चुके हैं। रुको, ये वो कैसे हो सकता है? तभी मिंग की आवाज भीड़ के बीच गूंजती है। उसने जरूर चीटिंग की है। ब्लैंक स्लेट क्लास वाला इंसान अनडाइंग ट्री स्पिरिट से आगे कैसे जा सकता है? मिंग की बात सबके दिल पर लगती है। उन सब ने ट्रायल टावर पार किया है। हर फ्लोर क्रूर और निर्दयी है। उसने चीटिंग की, उसे चीटिंग करनी ही पड़ी होगी। प्रिंसिपल को उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन आरोपों के बीच भी गोस्ट क्लॉ बेयर की एचपी बार लगातार गिरती रहती है, टिक बाय टिक। अचानक मिंग इशारा करता है, देखो, वो एचपी बार अटैक से नीचे नहीं जा रही। उसने जरूर चीटिंग की है। मिंग की बातों से गुस्से की लहर दौड़ जाती है। लोग खड़े हो जाते हैं और पूरी भीड़ एक साथ गरजती है, चीटर, क्योंकि अंदर से वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि ब्लैंक स्लेट क्लास वाला कोई इंसान उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी बीच ट्रायल टावर के फ्लोर 5 पर मैंने गोस्ट क्लॉ बेयर पर गोस्ट फायर वेनम की पूरी 10 लेयर्स चढ़ा दी हैं। उसका फर लगभग पूरी तरह आग में घिर चुका है। गोस्ट क्लॉ बेयर और नहीं सह पाता और जमीन पर गिर जाता है। विशाल एक्सपीरियंस सर्ज मुझे सीधे लेवल पिम्बरन तक पहुंचा देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं ऑफरिंग रिचुअल करता हूँ। गोस्ट क्लॉ बेयर सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल हुई। इनेट स्किल प्राप्त हुई, सैवेज चार्ज। टारगेट की तरफ डैश करो, हिट होने पर स्टन, एक मोबिलिटी स्किल। मैं खुशी से भर जाता हूँ। तभी एक आवाज गूंजती है, ट्रायल टावर के सभी फ्लोर्स क्लियर करने पर बधाई। क्या आप हिडन फ्लोर अनलॉक करना चाहते हैं? हिडन फ्लोर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये सुनकर मैं वहीं रुक जाता हूँ। हर ट्रायल टावर में हमेशा सिर्फ 5 फ्लोर्स होते थे। डिजाइनर आखिर सोच क्या रहा है? लेकिन मैं पहले ही यहाँ हूँ, देख ही लेता हूँ। मैं हिडन फ्लोर चुनता हूँ। शब्द मुश्किल से मेरे मुंह से निकलते हैं और अगले ही पल मैं बादलों को चीरती हुई एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ। चारों तरफ सफेद हड्डियों और मॉन्स्टर के अवशेषों का समुद्र फैला हुआ है। यहाँ किस तरह का जीव छिपा हुआ है? मैं जम जाता हूँ। फिर एक विशाल हड्डियों के जायंट के पीछे से एक जोड़ी बड़ी आंखें मुझे उत्सुकता से देखती हैं, लेकिन उन आंखों की पुतलियां सुनहरी और चीरे जैसी हैं और हड्डियों के पीछे से पंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है, छोटे, युवा, लेकिन गर्व से भरे हुए। मैं मुश्किल से निगलता हूँ, हे भगवान, यहाँ ड्रैगन हैचलिंग किसने डाल दिया? ड्रैगन किन, सभी मॉन्स्टर्स में सबसे भयावह प्रजातियों में से एक, फूड चेन के सबसे ऊपर जन्म लेने वाले, यहाँ तक कि सबसे कमजोर ड्रैगन हैचलिंग भी गोल्ड रैंक बॉस जितनी ताकत रखता है। लगता है मेरी यात्रा यहीं तक थी। मैं आधे हार मानते हुए बुदबुदाता हूँ। इस साल ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया, ये अब मायने नहीं रखता। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे सामने क्या है।
ये मासूम दिखने वाला हैचलिंग ऐसी चीज है जिसे मेरा हथियार खरोंच तक नहीं सकता। उसकी एक सांस और मैं राख बन जाऊंगा। मैं अपना साधारण आयरन स्पीयर नीचे रख देता हूँ और उसकी तरफ चलने लगता हूँ। अगर वो एक सांस में मुझे एलिमिनेट कर भी दे तो ठीक है, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह है कि युवा ड्रैगन बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाता। वो बस अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से मुझे ध्यान से देखता रहता है। मैं उसके बिल्कुल पास तक चला जाता हूँ और फिर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और फिर जैसे ही मेरी नजरें इस ड्रैगन हैचलिंग से मिलती हैं, मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट प्रकट होता है। जुवेनाइल ऑब्सीडियन ड्रैगन आपको एक बॉन्ड ऑफर करता है। क्या आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं? उस पल मेरा जबड़ा नीचे गिर जाता है। क्या? मेरे शरीर की हर कोशिका बिजली जैसी खुशी से भर जाती है। ये सच में मेरे साथ हो रहा है। किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड बनाना बेहद दुर्लभ होता है। एक बार सील होने के बाद दोनों पक्ष एक हो जाते हैं, अलग न होने वाले। सामान्य तौर पर सिर्फ बीस्ट टेमर्स के पास ही एक क्षमता होती है, और बीस्ट टेमर्स के बीच भी जिन लोगों ने ड्रैगन के साथ बॉन्ड बनाया है, उनकी संख्या पूरी दुनिया में एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाऊं तो ये ड्रैगन का अपमान होगा। अगले ही पल मेरे और हैचलिंग के बीच बॉन्डिंग रिचुअल आकार लेने लगता है। क्योंकि हैचलिंग ने बॉन्ड शुरू किया था, रिचुअल आसानी से पूरा हो जाता है। कुछ देर बाद एक नया प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। ऑब्सिडियन ड्रैगन के साथ बॉन्ड सफलतापूर्वक बन गया। मैं उसे महसूस करता हूँ, एक हल्का लेकिन साफ संबंध, जैसे मैं उसके विचार महसूस कर सकता हूँ। फिर अचानक मुझे समझ आता है। मैं समझ जाता हूँ कि हैचलिंग ने मुझे क्यों चुना। ये मेरी एकमात्र ट्रेट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी की वजह से है। सिर्फ सबसे उच्च ब्लड लाइन वाले जीव ही डिविनिटी को महसूस कर सकते हैं, उस सर्वोच्च ट्रांसेंडेंट शक्ति को। दूसरे शब्दों में, ये युवा ड्रैगन मुझे एक असली भगवान की तरह देखता है, और एक सच्चे डिवाइन बीइंग के साथ बॉन्ड बनाना ड्रैगनकिन के लिए भी सबसे बड़ा सम्मान होता है। एक इंसान, एक ड्रैगन, दोनों यही सोच रहे हैं कि उन्होंने जैकपॉट जीत लिया। बॉन्ड पूरा होते ही एक और प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। ट्रायल टावर क्लियर करने पर बधाई। हिडन फ्लोर क्लियर। आपको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्या आप अपने बॉन्डेड क्रीचर ऑब्सिडियन ड्रैगन को समनिंग स्पेस में रिकॉल करना चाहते हैं? मैं तुरंत कंफर्म कर देता हूँ। उसी समय ट्रायल टावर के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नाई अंदर आती है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखती है। इस साल का ट्रायल टावर समाप्त हो चुका है। सभी पार्टिसिपेटिंग अवेकनर्स को बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। नाई कंट्रोल पैनल की तरफ चलती है, बिल्कुल भी हैरान नहीं। एक एडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर ऐसी चीज कभी नहीं था जिसे कोई नया अवेकेंड अवेकनर संभाल सके। हिडन फ्लोर, जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, वहां तक कोई पहुंचने वाला ही नहीं था। जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन को रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया था, और क्योंकि रिसर्च फंडिंग अभी अप्रूव नहीं हुई थी, उसने उसे हिडन फ्लोर में रख दिया था। एक जुवेनाइल ड्रैगन, फिर भी ऐसी चीज जो किसी भी नए अवेकनर की क्षमता से बाहर थी। कम से कम वो ऐसा ही सोचती थी। लेकिन जैसे ही नाई हैचलिंग को टावर से वापस लाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल चलाती है, वो जम जाती है। रुको, मेरा ड्रैगन कहाँ है? मेरा ड्रैगन कहाँ है? नाई घबरा जाती है। वो तुरंत ट्रायल टावर की हिडन 6th फ्लोर फुटेज निकालती है। उसकी हथेलियों में पसीना आने लगता है। वो सर्वेलेंस लॉग खोलती है। अच्छी खबर, सिर्फ एक एंट्री है। पूरे जंघाई सिटी ट्रायल टावर में सिर्फ एक इंसान ने 5th फ्लोर के गोस्ट क्लॉ बेयर को हराया और हिडन फ्लोर तक पहुंचा। किसी ने सच में 5th फ्लोर का गोस्ट क्लॉ बेयर मार दिया। नाई की आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग में आगे का दृश्य देखती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है। ये आखिर क्या है? वो हैचलिंग के साथ बॉन्ड बना रहा है? ये आदमी कौन है? क्या इसका दिमाग खराब है? एक बिल्कुल नया अवेकनर ड्रैगन के साथ बॉन्ड बना रहा है? कैसे? और ये सच में सफल भी हो गया। नाई के पास शब्द नहीं बचते। एक बिल्कुल नया अवेकनर जिसने इतनी मेहनत से पकड़े गए ड्रैगन के साथ आराम से बॉन्ड बना लिया, उसे समनिंग स्पेस में डाल दिया और लेकर चला गया। नाई की आंखों में आंसू आने वाले हैं। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता। जब वे हैचलिंग को इंस्टीट्यूट लाए थे, तब लेवल 200 बीस्ट टेमर्स भी उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाए थे। ड्रैगन ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया था। लेकिन इस फुटेज में ये नया अवेकेंड नोबडी बिना किसी परेशानी के सब कर देता है। बस चलता हुआ आता है और हैचलिंग के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ये इंसान आखिर है कौन? नाई तुरंत कंट्रोल पैनल पर सर्च करना शुरू कर देती है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन हैचलिंग्स में रुचि रखने वाले हर देश के हर फैक्शन यहाँ पहुंच जाएंगे और उस बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये एक संकट है। उसे तुरंत एग्जामिनर से संपर्क करना होगा। इसी बीच फर्स्ट हाई की अवेकनिंग सेरेमोनी में मेरे क्लियर होने की घोषणा सार्वजनिक हो जाती है और उसके साथ अविश्वास और गुस्से का तूफान उठ खड़ा होता है। इन्वेस्टिगेशन की मांगें उठने लगती हैं और चीटर को सजा देने की आवाजें गूंजती हैं। ट्रैश क्लास को इस साल का ट्रायल टावर बर्बाद मत करने दो।
इसी बीच एग्जामिनर यांग भी एक असंभव स्थिति में फंस जाता है। उसने खुद पूरी अवेकनिंग सेरेमनी और ट्रायल टावर की निगरानी की थी, यहाँ तक कि वो खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि ब्लैंक स्लेट क्लास वाला कोई इंसान ट्रायल टावर का 5th फ्लोर क्लियर कर सकता है। लेकिन टावर ने आज तक कभी गलती नहीं की। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के उसका कम्युनिकेटर बज उठता है। क्या ये फर्स्ट हाई के एग्जामिनर हैं? मैं इस ट्रायल टावर की डिजाइनर हूँ। एग्जामिनर यांग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। रैंक और अथॉरिटी दोनों में नाई उससे बहुत ऊपर थी। उसकी आवाज में बहस की कोई जगह नहीं थी। मैं आदेश देती हूँ, इसे तुरंत लॉकडाउन कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई हिडन फ्लोर तक पहुंचा था। इस ट्रायल टावर में सिर्फ 5 फ्लोर्स हैं, 5 फ्लोर्स और बस, कोई हिडन फ्लोर नहीं। क्लियर? यांग जल्दी से सिर हिलाता है और अचानक उसे कुछ समझ आता है। उसने ये पहले भी पुराने ट्रायल टावर्स में देखा था। ऐसे अवेकनर्स जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि अथॉरिटीज ने उन्हें मार्क कर लिया। उन लोगों से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन बिना किसी एक्सेप्शन के क्लासिफाइड कर दी जाती थी। कॉल खत्म हो जाती है। यांग का एक्सप्रेशन कठोर हो जाता है। अवेकनिंग सेरेमनी के ऑफिशियल एग्जामिनर के रूप में मुझे ट्रायल टावर सिस्टम से कंफर्मेशन मिल गया है। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि यह ट्रायल टावर बिना किसी इरेगुलरिटी, चीटिंग या फाउल प्ले के पूरी तरह नॉर्मल चला। फिर वह आगे कहता है, अब मैं पर्सनली इस ट्रायल टावर के टॉप स्कोरर को स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। पूरा सेरेमनी एरिया एकदम खामोश हो जाता है। कुछ मोमेंट्स पहले तक जो क्राउड चिल्ला रही थी, अब पूरी तरह स्टंड थी। उसी समय मैं ट्रायल टावर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ। हर दिशा से कैमराज मेरी तरफ घूम जाते हैं। यांग आगे बढ़ता है और मेरे हाथ में एक एनवलप रख देता है। ये जंगहाई सिटी इक्विपमेंट वॉल्ट का वेपन एक्सचेंज वाउचर है, साथ में 100,000 गोल्ड कॉइन्स भी। इस वाउचर से तुम लेवल 3 से नीचे का कोई भी गोल्ड रैंक गियर क्लेम कर सकते हो। एक्साइटमेंट की एक लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। गोल्ड रैंक गियर, सच में उम्मीद नहीं थी कि ऑफिशियल्स इतना बड़ा रिवॉर्ड देंगे, लेकिन मैं अभी एक्साइटमेंट में था कि मिंग मेरी तरफ घूरता है। हाथ में पकड़े वाउचर को देखकर उसकी आंखों में मुश्किल से छिपा गुस्सा दिखाई देता है। ऐसे इंसान को गोल्ड रैंक गियर क्यों? पूरी बर्बादी है। क्राउड तुरंत मिंग का साथ देने लगती है। तो क्या हुआ अगर ये फर्स्ट आया? ये गार्बेज क्लास असली कम्बैट में जाते ही टूट जाएगी। ऑफिशियल्स ऐसे आदमी पर गोल्ड रैंक वाउचर फेंक रहे हैं। ये तो पर्ल्स को स्वाइन के सामने फेंकने जैसा है। ताने और शक लगातार बढ़ते जाते हैं। मैं बस हल्का हंसता हूँ, सिर हिलाता हूँ और क्राउड छोड़कर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अपने छोटे से अपार्टमेंट में कदम रखता हूँ, अचानक दिमाग में अर्जेंसी की लहर दौड़ जाती है। बुरा हुआ, हैचलिंग समन स्पेस से बाहर आने वाला था और मैंने अभी रिलीज करने की परमिशन भी नहीं दी थी। अगले ही पल अपार्टमेंट के अंदर एक चमकता हुआ समनिंग सर्कल फट पड़ता है। ये छोटा सा खुद ही बाहर निकल आया। ऑब्सीडियन ड्रैगन हैचलिंग अपनी स्लिट आइज से पूरे कमरे को क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। अभी इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी, लेकिन फिर भी अपार्टमेंट छोटा लगने लगा था। मैं माथे पर हाथ रख लेता हूँ। ड्रैगन पालना साफ तौर पर बहुत एक्सपेंसिव होने वाला था, लेकिन हैचलिंग को छोटे स्पेस से कोई परेशानी नहीं थी। उल्टा वह क्यूरियोसिटी के साथ अपार्टमेंट के हर कोने को सूंघने लगता है। एक बार विंग्स फड़फड़ाता है, काउच पर कूदता है और आराम से खुद को कॉइल करके लेट जाता है। अजीब बात थी, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। एक ड्रैगन जो वेल्थ देखकर जज नहीं करता। मैं राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि हैचलिंग अपनी आंखें मुझ पर टिकाता है और 2 छोटे बेचारे जैसे क्राइज निकालता है। उसे भूख लगी थी। मैं तुरंत फ्रिज खोलता हूँ और सब कुछ खंगालने लगता हूँ। शुक्र था कुछ फ्रोजन मीट बचा हुआ था। मैं छोटे किचन में जल्दी जल्दी काम करने लगता हूँ। हैचलिंग फ्रिज के ऊपर बैठकर मॉडल स्टूडेंट की तरह मुझे देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फ्रेशली कुक्ड मीट प्लेट में रखने जाता हूँ, वह उसे झपट लेता है और पूरा का पूरा निगल जाता है। इसकी एपिटाइट बिल्कुल अब्सर्ड थी। जो खाना कम से कम 2 वीक्स चलना था, वह एक ही मील में खत्म हो गया। मैं मजबूरी में सिर हिलाता हूँ। ड्रैगन पालना सच में वॉलेट खाली कर देगा, लेकिन पेट भरने के बाद ये छोटा सरप्राइजिंगली वेल बिहेव्ड हो जाता है। काउच पर कॉइल होकर लगभग तुरंत सो जाता है। मैं मौका देखकर उसके स्टैट्स चेक करता हूँ और जो देखता हूँ उससे मैं वहीं जम जाता हूँ। ये हैचलिंग सिर्फ लेवल 5 था, लेकिन इसके पास पूरे 30,000 HP थे और 2 इन्नेट स्किल्स भी। ड्रैगनकिन स्किल अकेले ही S रैंक थी और दूसरी ऑब्सीडियन स्किल सीधे डबल S रैंक। लगभग सभी एलिमेंटल डैमेज और स्टेटस इफेक्ट्स के खिलाफ इम्यूनिटी। इसके अटैक और डिफेंस स्टैट्स तो मेरे मुकाबले पूरी तरह अलग लेवल पर थे। अब समझ आया कि ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स हैचलिंग होने पर भी गोल्ड रैंक बॉसेस की बराबरी क्यों करते हैं। अगर इनमें से कोई फुल मैच्योरिटी तक पहुंच गया तो वह चलता फिरता नेचुरल डिजास्टर बन जाएगा। सिर्फ अपनी अब्सर्ड डिफेंस और HP के दम पर भी यह जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन इस पूरे बैच के हर नए अवेकनर से आगे था। और यह तो ड्रैगन ब्रेथ की बात शुरू होने से पहले की बात थी। अगर ये छोटा मेरे साथ है तो क्या मेरे पास बेसिकली एक अनकिलेबल लिविंग टैंक नहीं है? ये सोचते ही मेरी उंगलियां बेचैन होने लगती हैं। आखिर मैंने इसके साथ बॉन्ड किया था, इसका मतलब मैं इसका पार्टनर हूँ। हे इधर आओ, मैं थॉट भेजता हूँ।
सोया हुआ हैचलिंग एक आंख खोलता है, मुझे पूरी बेपरवाही से देखता है, फिर दोबारा आंख बंद कर लेता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और फिर आराम से वापस सो जाता है। मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ। मैसेज उसे मिला था, बस जवाब देना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मैं उठकर डेस्क पर रखा टर्मिनल खोलता हूँ, फर्स्ट हाई डेटाबेस में लॉगिन करता हूँ और 20 टेमर फंडामेंटल सर्च करने लगता हूँ। उसी समय जंघाई सिटी के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नाई की पतली उंगलियां भी उसके टर्मिनल पर तेजी से चल रही थीं। ज्यादा समय नहीं लगता, वह मेरी पूरी प्रोफाइल निकाल लेती है। एन पीछे झुकती है, दोनों हाथ सिर के पीछे स्ट्रेच करती है। ब्लैंक स्लेट क्लास, और फिर भी किसी तरह ड्रैगन के साथ बॉन्ड कर लिया। अगली सुबह मैं वाउचर हाथ में लेकर सीधा जंघाई इक्विपमेंट वॉल्ट पहुंच जाता हूँ। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी मेरे क्रेडेंशियल्स चेक करती है और मैं अंदर चला जाता हूँ। वॉल्ट में रोज के बाद रोज गियर से भरी हुई थीं, लेवल और क्लास के हिसाब से व्यवस्थित। लेकिन मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया था। मुझे ऑफ हैंड वेपन चाहिए था, एक वॉर शील्ड। सिर्फ काइटिंग ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती, तुम्हें ऐसी चीज चाहिए जो ब्लॉक भी करे और जवाब भी दे सके। मैं शील्ड सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ हर आकार और साइज की शील्ड्स शेल्फ्स पर रखी थीं, एक के बाद एक रोज। मेरी नजर वॉर शील्ड्स पर घूम रही थी कि अचानक एक नाम पर रुक जाती है, टाइगर फैंग वॉर शील्ड। मैं आगे बढ़कर उसके स्टैट्स चेक करता हूँ। तुरंत इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इफेक्ट, डैमेज रिडक्शन, बोनस ट्रेट, काउंटर ऑन ब्लॉक। सक्सेसफुल ब्लॉक होने पर काउंटर अटैक डैमेज 30% बढ़ जाता है। पूरी तरह गोल्ड रैंक आइटम। ये शील्ड जंघाई सिटी के लेवलिंग जोन्स में चाइन की लाइफलाइन बनने वाली थी। चेकआउट प्रोसेस खत्म करने के बाद चिन हाथ में टाइगर फैंग वॉर शील्ड लेकर वॉल्ट से बाहर निकलता है। जंघाई सिटी की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। आज वह दिन था जब नए अवेकनर्स ऑफिशियली प्रोफेशनल फाइटर्स बनते थे। हर गिल्ड जोर जोर से रिक्रूटमेंट कर रही थी। हर कोने पर फ्री एजेंट्स अपनी टीम्स बना रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वेंडर्स थे, क्योंकि उनके लिए नए अवेकनर्स स्टार्टर गियर खरीदने का बहुत बड़ा मौका थे। हर कोई ऑक्शन हाउस से पूरा सेट खरीदने की हैसियत नहीं रखता। तभी डेनिम जैकेट पहना एक स्ट्रीट वेंडर चिन को देखता है और सीधे उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम नए अवेकनर्स में से हो? सही। जंघाई सिटी के लेवलिंग जोन्स का मैप चाहिए? चिन की उम्र और साधारण कपड़े देखकर वेंडर सब समझ जाता है। पिस्टी गोल्ड कॉइन्स, इस साल के सबसे फ्रेश मैप्स। चिन मना नहीं करता। जंघाई सिटी के आसपास लेवलिंग जोन्स लगातार बदलते रहते थे। डंजन रिफ्ट्स नई जगह खुलते थे। हर साल मॉन्स्टर्स अलग जगह रोग हो जाते थे। चिन बिना कुछ कहे 100 गोल्ड कॉइन उसकी तरफ उछाल देता है। एक मैप और गिल्ड्स किन जोन्स पर कब्जा कर रही हैं, उसकी लेटेस्ट इंटेल। वेंडर उसे जानकार नजरों से देखता है, फिर चुपचाप जैकेट से एक एनवलप निकालकर पकड़ाता है। तुम्हें चीजों की समझ है, वह धीरे से कहता है। यह हमें सिर्फ कल रात मिला। 4 मेजर गिल्ड्स, उनके टेरिटरीज, कौन से जोन्स लॉक कर रहे हैं, सब इसमें है। हम जैसे फ्री एजेंट्स बस उनसे दूर रहते हैं। बिल्कुल वही जो चिन जानना चाहता था। हर साइकिल में 4 मेजर गिल्ड्स खुलेआम पूरे जोन्स अपने लिए क्लेम कर लेते थे और वहीं अपने रिक्रूट्स को लेवल अप कराते थे। दूसरी गिल्ड्स भी वही करती थीं। चिन के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह उनके रास्ते से दूर रहे। कम अटेंशन, कम प्रॉब्लम्स। वह एनवेलोप खोलता है। सबसे ऊपर हेडलाइंस थीं और सब नए एस रैंक अवेकनर्स पर। फर्स्ट हाई का एस रैंक अवेकनर मिंग 4 मेजर गिल्ड्स में से टायरेंट गिल्ड ज्वाइन करता है। फर्स्ट हाई का एस रैंक अवेकनर बोवो ब्लैक ईगल गिल्ड ज्वाइन करता है। और फिर चिन का खुद का नाम। चिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह उन दोनों नामों को अपने दिमाग में घुमाने लगता है। बो फर्स्ट हाई के दिनों से ही खुलेआम चिन के पीछे पड़ा हुआ था। उसने कभी अपनी दुश्मनी छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मिंग अलग था। मिंग ज्यादा खतरनाक था, और वह भी शांत तरीके से। चिन ने यह बात बहुत पहले महसूस कर ली थी। फर्स्ट हाई में मिंग हर समय उसके पीछे घूमता रहता था और चिन हमेशा महसूस कर सकता था कि इस इंसान के अंदर बहुत कुछ छिपा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना पेटी होगा। चिन ने जो भी काइंडनेस दिखाई, मिंग ने उसे कॉन्डेसेंशन समझा। अब मिंग टायरेंट गिल्ड ज्वाइन कर चुका था और हाई प्रायोरिटी रिक्रूट बन चुका था। मिंग को जानते हुए बात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, लेकिन इस बार मिंग सामने था। चिन छाया में था। टायरेंट गिल्ड, चिन धीरे से बुदबुदाता है। 4 मेजर गिल्ड्स में सबसे अमीर। उसका मास्टर जिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एसेट्स कंट्रोल करता था। टायरेंट गिल्ड के पास जो कुछ भी था खरीदा गया था। उनके एलीट मेंबर्स को भारी भुगतान मिलता था और प्रायोरिटी रिक्रूट्स पर वे कभी कंजूसी नहीं करते थे। इसलिए एस रैंक फ्रॉस्ट ब्लेड सोर्ड्समैन मिंग पर उनकी नजर पड़ना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन 4 मेजर गिल्ड्स में से एक होने के बावजूद टायरेंट गिल्ड इतनी आसानी से अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाएगी, सिर्फ चिन जैसे फ्री एजेंट के पीछे पड़ने के लिए नहीं। और यही चिन को तेजी से और रेडर से दूर ग्रो करने का मौका देता था।
वह बाकी हेडलाइंस छोड़ देता है और लेटेस्ट जोन मैप खोलता है। जंघाई सिटी के आसपास के करंट लेवलिंग जोन्स के हिसाब से कई लो डेंजर जोन्स थे जो लेवल 30 प्लस रेंज के लिए सूटेबल थे। नॉर्दर्न वेस्टलैंड, मॉन्स्टर्स म्यूटेंट वुल्फ पैक, अबैंडन माइन, मॉन्स्टर्स, कॉर्प्स वेनम बैट्स, ब्लू माउंटेन रूइंस, मॉन्स्टर्स, लार्ज गॉब्लिन ट्राइब, केल ग्रेवयार्ड, मॉन्स्टर्स, स्केलेटन सोल्जर्स। ज्यादातर अवेकनर्स के लिए शुरुआती ग्राइंडिंग क्वालिटी पर आधारित होती है, क्वांटिटी पर नहीं। शुरुआती लो लेवल मॉब्स सिर्फ अगले स्टेज तक पहुंचने की सीढ़ी थे, लेकिन चिन के लिए हर मॉन्स्टर स्पीसीज सोल फ्लेम ऑफरिंग के जरिए नया ट्रेट या स्किल दे सकती थी। इसलिए लो लेवल मॉब हो या हाई लेवल बीस्ट, वैरायटी हमेशा बेहतर थी। उन सारे लो लेवल जोन्स के मॉन्स्टर्स साफ करना चिन पहले से तय कर चुका था, बस ऑर्डर का सवाल था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अबैंडन्ड माइन के नीचे लिखे कॉर्प्स वेनम बैट्स पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ट्रायल टावर में उसे गोस्ट फायर वेनम की असली ताकत का स्वाद मिल चुका था। उसी दिन से वेनम स्टैकिंग बिल्ड उसके दिमाग में घूम रही थी, और अगर वह ऊपर से नए वेनम टाइप्स भी स्टैक कर पाया तो खासकर बॉस टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ वह गेम चेंजर बन जाएगा। ऊपर से अबैंडन्ड माइन भी उसके लिए परफेक्ट थी। अंडरग्राउंड जगह, मेज जैसे टनल्स, बहुत कम अवेकनर्स यहाँ आना पसंद करते थे। बिल्कुल सही, रेडार से दूर रहने के लिए। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। चिन सड़क के एक पोशन शॉप में जाता है और अच्छी खासी गोल्ड खर्च करके 2 सेट्स एचपी पोशंस और एंटीडोट्स का एक सेट खरीदता है। पूरी तैयारी के बाद वह अबैंडन्ड माइन की तरफ निकल पड़ता है। सबसे नजदीकी रास्ता था हाई सिटी का नॉर्थ गेट। मॉन्स्टर अटैक्स से बचाने के लिए पूरी सिटी रीइंफोर्स्ड बैरियर वॉल्स और डिफेंसिव फॉर्मेशन से घिरी हुई थी। सिर्फ 4 गेट्स थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हर गेट पर ऑफिशियल फोर्सेस की भारी सिक्योरिटी थी। अंदर या बाहर जाने वाले हर अवेकनर का रिकॉर्ड रखा जाता था। सुनने में आता था कि यह सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए नहीं, दूसरे देशों के एनिमी अवेकनर्स को रोकने के लिए भी था। सारे चेक पॉइंट्स क्लियर करने के बाद चिन पहली बार ऑफिशियली एक प्रोफेशनल अवेकनर के रूप में सिटी के बाहर कदम रखता है। उसके सामने एक एंडलेस विल्डरनेस फैली हुई थी। जो कभी इंसानी सिविलाइजेशन थी, वह सैकड़ों सालों में मॉन्स्टर्स और डंजन्स के बीच मिट चुकी थी। सिर्फ धुंधले निशान बाकी थे। जैसे जैसे चिन जंघाई सिटी से दूर जाता है, अवेकनर्स की भीड़ कम होने लगती है। चिन अपना स्टेटस पैनल खोलता है। क्लास गॉड फॉर सेकंड लेवल पंदीन, HP 1950 MP 230, कॉन 50 ट्रेड्स, सैवेज D रैंक, ब्लैड कोर रीजनरेशन S रैंक, गोस्ट फायर A रैंक स्किल्स, टाइड स्टेप B रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड A रैंक, सैवेज चार्ज B रैंक। अब टाइगर फैंग वॉरशील्ड इक्विप करने के बाद उसकी DF और HP दोनों काफी बढ़ चुके थे। ट्रेड साइड पर उसने सैवेज, लाइट कोर रीजनरेशन और गोस्ट फायर वेनम कलेक्ट कर लिए थे। 3 पैसिव ट्रेड्स और 3 एक्टिव स्किल्स, जिनमें टाइड स्टेप और बॉइलिंग बीस्ट ब्लड भी शामिल थे। जिस ब्लैंक स्लेट क्लास से चिन ने शुरुआत की थी, उसके मुकाबले यह फर्क आसमान जमीन जैसा था। अलग अलग मॉन्स्टर्स से लिए गए इन ट्रेड्स के साथ चिन को पूरा भरोसा था कि वह अभी किसी A रैंक अवेकनर के सामने भी टिक सकता है। उसकी एकमात्र असली कमजोरी डैमेज आउटपुट थी। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के अलावा उसके पास कोई ऑफेंसिव स्किल नहीं थी, सिर्फ फ्रेंजी स्टेट का रॉ डैमेज बूस्ट था। तभी अचानक उसे याद आता है, ट्रायल टावर में उसने फ्लेम पॉइंट्स खर्च करके फ्रेंजी स्किल को अपग्रेड करके बॉइलिंग बीस्ट ब्लड बनाया था, तो असली काम फ्लेम पॉइंट्स का यही था। अब जब ट्रायल टावर क्लियर हो चुका था, उसके पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। फ्लेम पॉइंट्स चेक, प्रॉम्प्ट तुरंत सामने आता है। फ्लेम पॉइंट्स एक्वायर्ड 85, व्यू अपग्रेडेबल स्किल्स। उसके पैनल में मौजूद सारे ट्रेड्स और स्किल्स चमक उठते हैं। सैवेज अपग्रेडेबल, टाइड स्टेप अपग्रेडेबल, लेकिन बाकी सब ग्रे थे। इनसफिशिएंट फ्लेम पॉइंट्स। तो ऐसे काम करता है, चिन समझ जाता है। हर अपग्रेड टियर की कीमत पिछले टियर से कई गुना ज्यादा बढ़ती थी। ट्रायल टावर में B रैंक फ्रेंजी को A रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड बनाने में सिर्फ 10 फ्लेम पॉइंट्स लगे थे, लेकिन अब A रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को S रैंक तक धकेलने के लिए पूरे 100 पॉइंट्स चाहिए थे। पूरे टावर क्लियर करने के बाद भी उसके पास इतने नहीं थे, और लाइट कोर रिजनरेशन जो पहले से S रैंक था, उसे डबल S तक पहुंचाने के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स चाहिए थे। अब प्रायोरिटी साफ थी, जितने ज्यादा हो सकें उतने फ्लेम पॉइंट्स जमा करो। चिन को याद आता है कि एक गॉब्लिन मारने पर सिर्फ 1 पॉइंट मिला था, जबकि 100 से ज्यादा स्मॉल गोस्ट फायर स्पाइडर्स मारने पर मुश्किल से 10 पॉइंट्स मिले थे। हर पॉइंट की कीमत थी, और आगे ट्रेड्स बढ़ते गए तो अपग्रेड करना आसान नहीं होगा। हर पॉइंट वहीं खर्च करना होगा जहां उसकी असली कीमत हो। लेकिन एक चीज तय थी, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड अपग्रेड करना पूरी तरह वर्थ था। यह बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स की एक्सक्लूसिव स्किल थी और डैमेज आउटपुट को पागलों की तरह बढ़ाती थी। एक ही कैटेगरी की स्किल्स में भी इसका कोई मुकाबला नहीं था, और यही चिन की सबसे बड़ी ताकत थी। ऐसे ट्रेड्स और स्किल्स जो कोई इंसानी अवेकनर सामान्य तरीके से कभी हासिल नहीं कर सकता। गॉब्लिन से सैवेज, ट्री स्पिरिट से लाइट कोर रिजनरेशन,
कोस्ट फायर स्पाइडर्स से कोस्ट फायर वेनम। यही चिन की वन ऑफ अ काइंड एडवांटेज थी। मैप फॉलो करते हुए चिन अबैंडन्ड माइन तक पहुंचता है। वह बिल्कुल सुनसान जगह के बीचों बीच थी। एंट्रेंस आधा गिर चुका था और बाकी आधा सिर्फ डीले पत्थरों के सहारे टिका हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि ज्यादातर लोग यहाँ नहीं आते। चिन को भी अंदर जाने से पहले खुद को थोड़ा मेंटली तैयार करना पड़ा। पहले बाहर का एरिया चेक करते हैं। अगर कुछ भी कोलैप्स होने जैसा लगा तुरंत बाहर। वह बैग से एक ग्लास ट्यूब निकालता है। उसके अंदर एक फायरफ्लाई जैसी क्रीचर शांति से बैठी थी। उसकी नरम रोशनी चिन के आसपास 3 से 4 मीटर्स तक उजाला कर रही थी। इन्हें ग्लो बग्स कहा जाता था, एक और म्यूटेटेड स्पीसीज जिसे उसने स्ट्रीट वेंडर से खरीदा था। सस्ती, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाली लाइट, हर अंडरग्राउंड डंजन के लिए जरूरी चीज। ग्लो बग हाथ में लेकर चिन एक एक कदम संभल कर माइन के अंदर उतरने लगता है। टूटे फूटे स्टोन वॉल्स देखकर साफ पता चलता था कि ये रूइंस कम से कम कई 100 साल पुराने थे। ज्यादा समय नहीं गुजरता कि जमीन पर कुछ दिखाई देता है। काले दानेदार ड्रॉपिंग्स, बैट साइन। चिन ग्लो बग को बेल्ट पर लगाता है, एक हाथ में क्रूड आयरन स्पीयर निकालता है और दूसरे हाथ में टाइगर फैंग वॉर शील्ड उठा लेता है। ग्लो बग की हल्की रोशनी उसे आगे रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक सामने टनल की छत से पंखों की तेज आवाज आती है। अगले ही पल अंधेरे साए उसकी तरफ झपटते हैं। कम से कम 12 कॉर्प्स वेनम बैट्स, हर एक बाज जितना बड़ा। चिन तुरंत सिर झुकाता है और टाइगर फैंग वॉर शील्ड को अपने सिर और सीने के ऊपर उठा लेता है। अगले ही पल लगातार भारी टक्कर की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन चिन मुश्किल से आधा कदम पीछे खिसकता है। डैमेज 0। यही गोल्ड रैंक शील्ड की ताकत थी। उसका स्ट्रॉन्ग ब्लॉक पूरे एम्बुश को अब्सॉर्ब कर चुका था। पैट्स ऐसे शील्ड से टकराईं जैसे किसी दीवार से टकरा गई हों। कई जमीन पर गिर गईं। स्टन्ड। चिन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। स्पीयर उठाता है और सबसे नजदीक गिरी कॉर्प्स वेनम बैट के शरीर में जोर से घुसा देता है। ब्लेड मांस के अंदर धंस जाती है और उसके ऊपर डैमेज नंबर फूट पड़ता है। 7 HP बार सामने आ जाता है। कॉर्प्स वेनम बैट लेवल 11 HP 432। हर बैट के पास लगभग 400 HP थी। एक बार में 3-4 खत्म। चिन तुरंत दूसरा थ्रस्ट मारता है और बैट वहीं गिर जाती है। सफेद रोशनी चिन के ऊपर फैलती है। उसका एक्सपीरियंस बार साफ बढ़ता हुआ दिखता है। चिन के करंट लेवल के हिसाब से यह डिसेंट XP था, लेकिन एक बैट की मौत बाकी सभी को डरा देती है और अगले ही पल बाकी सारे बैट्स हर दिशा में भागने लगते हैं। अंधेरी तंग सुरंग में बचने की कोई जगह नहीं थी। बैट उसके पीछे फिसलकर पहुंचा और उसकी पीठ में गहराई तक दांत कड़ा दिए। -29। ज्यादा डैमेज नहीं था, लेकिन एक प्रॉम्प्ट चमका। आपने कॉर्प्स वेनम स्टेट में प्रवेश कर लिया है। स्टन गेज बढ़ रहा है। कॉर्प्स वेनम। चिन की नजर तुरंत धुंधली होने लगी। उसका सिर हर सेकंड के साथ भारी होता जा रहा था। यही था कॉर्प्स वेनम का इफेक्ट। पॉइजन डैमेज हर टिक पर कम था, लेकिन समय के साथ स्टन गेज बढ़ा रहा था। अगर जल्दी एंटीडोट इस्तेमाल नहीं किया गया तो गेज भरते ही टारगेट पूरी तरह पैरालिटिक स्टन में फंस जाता। चिन तुरंत पीछे हटकर दीवार से टिक गया। उसने शील्ड उठाकर सामने की रक्षा की और खाली हाथ से एंटीडोट निकाला और सीधा पी गया। उसकी नजर साफ होने लगी। डैमेज ओवर टाइम कम होने लगा। स्टन गेज घटा, लेकिन एक एंटीडोट काफी नहीं था। चिन ने तुरंत दूसरा भी पी लिया और आखिरकार कॉर्प्स वेनम पूरी तरह खत्म हो गया। ये वेनम वाकई बहुत खतरनाक था और इसी वजह से चिन अब कॉर्प्स वेनम ट्रेट हासिल करने के लिए और भी दृढ़ हो गया। बग लाइट की हल्की चमक में चिन का हाथ पीछे दीवार पर एक खोखले हिस्से तक पहुंचा, जो बस एक इंसान के घुसने जितना बड़ा था। वह तुरंत उसके अंदर घुस गया। शील्ड उठाकर लगभग पूरा शरीर ढक लिया। दूसरा हाथ स्पीयर को आगे बढ़ा रहा था। एंगल सीमित था, लेकिन इतने सारे बैट्स झुंड बनाकर आ रहे थे कि हर वार लग रहा था और किल स्पीड लगातार बढ़ रही थी। चिन ने बॉइलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिवेट कर दिया। हर किल ड्यूरेशन को रिफ्रेश कर रही थी। उसकी आउटपुट तुरंत दोगुनी हो गई। जल्द ही सुरंग पूरी तरह शांत हो गई। चिन के आसपास फर्श बैट की लाशों से भर चुका था। सोल फ्लेम ऑफरिंग। कॉर्प्स वेनम बैट्स। हल्की लपटें लाशों से उठीं और चिन में समा गईं। कॉर्प्स वेनम बैट। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। फ्लेम पॉइंट्स +1। कॉर्प्स वेनम बैट। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। फ्लेम पॉइंट्स +1। नोटिफिकेशन लगातार आते रहे, लेकिन जिस लाइन का चिन इंतजार कर रहा था वो नहीं आई। कॉर्प्स वेनम ट्रेट इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं होने वाला था। चिन ने स्पीयर की नोक से खून साफ किया और माइन के अंदर और गहराई तक बढ़ गया। रास्ते में वह एक के बाद एक बैट के झुंड काटता चला गया। हालात और खराब करने वाली चीज थी माइन की बनावट। इस घुप अंधेरे टनल मेज में बैट्स हमेशा चिन को उससे पहले महसूस कर लेते थे। जैसे ही वह किसी नेस्ट के पास पहुंचता, वे पहले ही हमला कर देते। एक छोटी सी गलती और फिर एक और बाइट, एक और कॉर्प्स वेनम प्रॉक। लेकिन XP बहुत अच्छा मिल रहा था। व्हाइट लाइट लगातार चिन में समा रही थी। उसका लेवल बढ़कर 17 पहुंच गया। उसने बैट की हर सोल फ्लेम ऑफर कर दी। नोटिफिकेशंस जमा होते गए और आखिरकार वो आवाज आई जिसका चिन इंतजार कर रहा था।
ट्रेट एक्वायर्ड, कॉर्प्स वेनम मिल गया। चिन मुस्कुराया और अपना ट्रेड पैनल खोला। वहां था हरे रंग का कॉर्प्स वेनम एंट्री। कॉर्प्स वेनम रैंक बी। अटैक कॉर्प्स वेनम अप्लाई करता है जो पॉइजन डैमेज ओवर टाइम देता है और स्टन गेज बढ़ाता है। बिल्कुल असली वाला, सीधे सोर्स से। चिन अच्छी तरह जानता था कि इसका शिकार बनना कैसा लगता है और किसी ह्यूमन अवेकनर पर इसका असर और भी ज्यादा होगा। अल्टीमेट क्राउड कंट्रोल वेनम। तभी माइन की गहराई में खड़ा चिन अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करता है। उसने ऊपर देखा। दो आंखें लाइट बल्ब जितनी बड़ी सीधे ऊपर से उसे घूर रही थीं। चिन ने ग्लो बग ऊपर उठाया और देखा कि एक कॉर्प्स वेनम बैट चट्टान से उल्टा लटका था, लेकिन आम बैट से 3 गुना बड़ा। उसके सफेद दांत खंजर जैसे चमक रहे थे। बॉस! चिन तुरंत सतर्क हो गया। उसने टाइगर फैंग वॉर शील्ड ऊपर छत की तरफ उठा लिया। काली हवा सुरंग में फटी और विशाल बैट सीधा चिन पर टूट पड़ा। शील्ड से टकराया और ऐसा इम्पैक्ट हुआ जो छोटे बैट से कई गुना ज्यादा था। चिन लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। हल्की रोशनी में उसके खंजर जैसे दांत सीधे चिन के गले की तरफ बढ़े। चिन ने झटके से शील्ड ऊपर उठाकर रोका और शॉक वेव उसकी पूरी बांह में फैल गई। इस चीज की रॉ पावर पागलपन थी। चिन उसके वजन के नीचे दब गया, वापस धक्का भी नहीं दे पा रहा था और हालात और खराब हो गए। इस संघर्ष में उसकी बेल्ट पर लगी ग्लो बग ट्यूब किसी चीज से टकराई और तेज आवाज के साथ टूट गई। बुरी खबर, ग्लो बग मुश्किल से 1 मीटर उड़ा ही था कि विशाल बैट ने उसे हवा में ही निगल लिया। माइन पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। इससे पहले कि चिन अपना बैकअप निकाल पाता, सामने से सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया और जोर से उसकी शील्ड पर टकराया। -197 फुल ब्लॉक स्टैंस में होने के बावजूद इतना डैमेज। लेकिन अब माइन पूरी तरह पिच ब्लैक थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिन ने स्पीयर आगे घोंपा, लेकिन कुछ नहीं लगा। अंधेरे में कॉर्प्स वेनम बैट किंग पूरी तरह अपने क्षेत्र में था। चिन सिर्फ उसके पंखों की आवाज से उसे ट्रैक कर सकता था। फिर सड़ी हुई हवा का एक और झोंका। हमला आ रहा है। चिन चुपचाप गिनने लगा। अभी! उसने तुरंत गोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट किया। उसका साधारण आयरन स्पीयर अचानक आग में फट पड़ा और टनल रोशनी से भर गई। बैट किंग वहीं था। चिन ने स्पीयर सीधा उसमें घोंप दिया। -134 टारगेट इज बर्निंग, टारगेट इज पॉइजन्ड। 2 नोटिफिकेशंस एक साथ आए। बैट किंग के शरीर पर आग फैल गई और पिच ब्लैक केव में तेज जलने लगी। अब छिपने की कोई जगह नहीं। चिन ने शील्ड उठाई, आगे बढ़ा और स्पीयर को लगातार बैट किंग में घोंपता गया। -137 बर्न डैमेज 33, -129 बर्न डैमेज 35। स्पीयर के डैमेज के साथ बर्न और पॉइजन डैमेज मिलकर बैट किंग की एचपी तेजी से खत्म करने लगे। जाहिर था जो प्राणी गीली गुफाओं में रहता हो वह स्वाभाविक रूप से आग के खिलाफ कमजोर होगा। पूरी तरह आग में घिरा बैट किंग संकरी गुफा में पागलों की तरह तड़पने लगा, लेकिन आग बुझा नहीं पा रहा था। अंधेरे की आड़ खत्म होते ही जलता हुआ बैट किंग चिन के सामने चमकता हुआ टारगेट बन गया। चिन लगातार आगे बढ़ा। शील्ड पहले, स्पीयर पर गोस्ट फायर वेनम चढ़ा हुआ। हर बार मिक्स्ड डैमेज दे रहा था। कॉर्प्स वेनम बैट किंग की एचपी लगभग खत्म हो चुकी थी। मौका मत गंवाओ। चिन ने बॉइलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर में ताकत का विस्फोट हुआ। डैमेज और अटैक स्पीड दोनों पागलों की तरह बढ़ गए। -219, -258। कॉर्प्स वेनम बैट किंग ने आखिरी बार चीख मारी और गिर पड़ा। अबैंडन्ड माइन का बॉस एक साधारण आयरन स्पीयर से मारा गया। चमकदार व्हाइट लाइट चिन में समा गई और उसे पूरा एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया। उसी समय बैट किंग की लाश से एक सोल फ्लेम उठी। सोल फ्लेम ऑफरिंग, कॉर्प्स वेनम बैट किंग। चिन ने बिना झिझक रिचुअल शुरू कर दिया। कॉर्प्स वेनम बैट किंग, सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। फ्लेम पॉइंट्स +15। ट्रेट एक्वायर्ड, सोनार स्कैन, लिंक्ड स्किल अनलॉक, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन। चिन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैट किंग से ट्रेट भी मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अंधेरी सुरंग में बैट किंग हर बार उसे बिल्कुल सही ढंग से ढूंढ लेता था, यहाँ तक कि उसकी मूवमेंट तक प्रेडिक्ट कर लेता था। वैज्ञानिक रूप से देखें तो बैट्स अल्ट्रासाउंड से अपना आसपास मैप करते हैं और शिकार ढूंढते हैं। लगता है ये कॉर्प्स वेनम बैट्स उस क्षमता को और आगे ले गए थे। चिन ने सोनार स्कैन खोला। स्किल पैनल में नया बी रैंक स्किल चमक रहा था। सोनार स्कैन रैंक बी। इफेक्ट, हर दिशा में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ता है, आसपास के इलाके का मैप बनाता है और दुश्मनों की अनुमानित पोजीशन पता करता है। इफेक्टिव रेंज 30 मीटर। दुश्मन पर पहले हमला करने के लिए शानदार स्किल, और ये एक लो लेवल जोन बैट से आया था। एक प्रॉम्प्ट चमका। करंट फ्लेम पॉइंट्स 135। क्या आप किसी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं? सही। अबैंडन्ड माइन क्लियर करने से उसके पास ए रैंक स्किल अपग्रेड करने जितने पॉइंट्स आ गए थे, लेकिन अभी उसके पास 3 विकल्प थे। ए रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, बी रैंक टाइड स्टेप और बी रैंक सोनर स्कैन। कुछ पल सोचने के बाद चिन ने फैसला किया। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड उसका मुख्य डैमेज टूल था, लेकिन सोनर स्कैन उसे मॉन्स्टर और अवेकनर्स दोनों को पहले डिटेक्ट करने देता था, और पहले जानना हर बार रिएक्शन देने से बेहतर था। अपग्रेड सोनार स्कैन।
चिन ने 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च किए। सोनार स्कैन रैंक बी अपग्रेड होकर अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक ए बन गया। इफेक्ट, हर दिशा में हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, टेरेन को और तेजी से मैप करता है और दुश्मनों की ज्यादा सटीक लोकेशन बताता है। बोनस, इनक्लोज्ड स्पेस में इफेक्टिवनेस दोगुनी। इफेक्टिव रेंज 50 मीटर, रेंज 30 से 50 हो गई और एक्यूरेसी भी बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी काफी नहीं। चिन ने दांत भींचे। अपग्रेड जारी रखो। एक और प्रॉम्प्ट आया, अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक ए अपग्रेड करने के लिए 100 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करें। कंफर्म्ड, 100 फ्लेम पॉइंट्स खर्च हुए। अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक ए अपग्रेड होकर अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन रैंक एस बन गया। रैंक एस इफेक्ट ऐसी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है जो इंसानों को महसूस नहीं होती, आसपास के टेरेन को तेजी से मैप करता है और हर नजदीकी दुश्मन की एग्जैक्ट पोजीशन और मूवमेंट पाथ को पिन पॉइंट करता है। बोनस, डॉट बोनस, इसमें स्टेल्थ या हिडन स्टेट में मौजूद दुश्मन भी शामिल होते हैं, लेकिन वॉइड स्टेट वाले नहीं। इफेक्टिव रेंज 100 मीटर, ये एक एस रैंक स्किल था। चिन को तुरंत महसूस हुआ कि वो 100 फ्लेम पॉइंट्स उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निवेश थे। रेंज बढ़कर पूरे 100 मीटर हो गई थी और अब ये स्टेल्थ और हिडन स्टेट वाले दुश्मनों को भी पकड़ सकता था। किसी भी असैसिन बिल्ड का परफेक्ट काउंटर। हाई स्कूल की 3 साल की कम्बैट सिमुलेशन क्लास ने चिन को एक बात सिखाई थी, असैसिन सबसे खतरनाक क्लास होते हैं। स्टेल्थ वाला शैडो असैसिन हमेशा पहला वार कर सकता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन के साथ अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे कोई असैसिन चिन पर एम्बुश करने की कोशिश करे, वो लगभग नामुमकिन था। और ये 100 मीटर डिटेक्शन रेडियस का मतलब था कि चिन हाई डेंजर रोमिंग मॉन्स्टर्स से उनके उसे नोटिस करने से पहले ही दूर रह सकता था। चाहे ग्राइंडिंग हो या डंजन रन, सब कुछ ज्यादा सुरक्षित हो गया और ये सब सिर्फ एक अबैंडन्ड माइन से मिला था। अगले 3 दिनों में चिन असली ताकत का स्वाद चखने के बाद जंघाई सिटी के हर लो लेवल जोन को साफ करने निकल पड़ा। नॉर्दर्न वेस्टलैंड, म्यूटेंट वुल्फ पैक सोल फ्लेम ऑफरिंग से ट्रेट मिला। ब्लड थर्स्ट सी रैंक, मेले अटैक किए गए डैमेज का 5% एचपी के रूप में चुराता है। ब्लू माउंटेन रूइंस गॉब्लिन शामन सोल फ्लेम ऑफरिंग से ट्रेट मिला। फोकस डी रैंक, INT प्लस 100 गेल ग्रेवयार्ड स्केलेटन सोल्जर सोल फ्लेम ऑफरिंग से ट्रेट मिला। डेथ मार्क डी रैंक, पॉइजन रेजिस्टेंस प्लस 100। 4 लेवलिंग जोन साफ करने के बाद चिन लेवल 25 तक पहुंच गया और कई लो लेवल गियर भी हासिल कर ली। रस्टेड चेस्ट प्लेट, लेदर ब्रेसर्स, रॉटवुड ग्रीव्स, बीस्ट हाइड बूट्स, सब लो ग्रेड आयरन टियर। बेस डिफेंस के अलावा कोई बोनस स्टैट्स नहीं थे, लेकिन पूरा सेट बन गया। इक्विप होने के बाद चिन के स्टैट्स में एक और बड़ी छलांग आई। गॉड फॉरसेकन लेवल 25, HP 2920, MP 450, ATK 271, DEF 470, Con 50, MP 105। स्टार्टिंग ट्रेड फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। ट्रेड्स सैवेज डी रैंक, लाइट कोर रिजनरेशन S रैंक, गोस्ट फायर रैंक, ब्लड थर्स्ट C रैंक। स्किल्स टाइट स्टेप B रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड रैंक, सैवेज चार्ज B रैंक, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन S रैंक। जब चिन जंघाई सिटी के हर लो लेवल जोन को ग्राइंड करते हुए सोल फ्लेम ऑफरिंग से ट्रेड्स इकट्ठा कर रहा था, उसकी हरकतें अनदेखी नहीं रहीं। देखो, वो चाइन है, वही तथाकथित टॉप सीड जो लो लेवल जोन में रेंग रहा है। और क्या उम्मीद थी, उसने ट्रैश क्लास जागृत किया है। हाई लेवल जोन में जाना सीधा सुसाइड होगा। कितना बड़ा वेस्ट। अगर मैं उसकी जगह होता तो अवेकनर बनना ही छोड़ देता, शहर में रहता, कुक या ब्लैकस्मिथ बन जाता। ट्रैश क्लास हमेशा ट्रैश ही रहता है, चाहे जितनी मेहनत कर लो, कभी कैचअप नहीं कर पाओगे। ये कमेंट्स बिना एक पल सोचे सीधे कम्युनिकेटर के क्लास चैनल में पोस्ट हो रहे थे और कुछ लोग तो यही नहीं रुके, उन्होंने चिन को सीधे टैग करना शुरू कर दिया। क्या हमारे पुराने टॉप सीड को कैरी चाहिए? मुझे डैडी बुलाओ और मैं तुम्हें B रैंक डंजन से निकाल दूंगा। उस मैसेज के पीछे नाम था फन। सच कहें तो चिन को याद भी नहीं था कि वो कौन है। फन, उसने धीरे से नाम दोहराया, लेकिन इस पल के बाद वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ऊपर स्क्रॉल करने पर मजाक उड़ाने वाली बातों के ठीक उलट बाओ, मिंग और यान जैसे 3 S रैंक अवेकनर्स की तारीफों की बांट लगी हुई थी। सुना है मिंग ने टायरेंट गिल्ड ज्वाइन कर ली, 4 मेजर गिल्ड्स में से एक। मिंग, अब हम सबकी उम्मीदें तुम पर हैं। मिंग ने चैनल में आराम से और आत्मविश्वास से जवाब दिया, रिलैक्स, हम सब क्लासमेट्स हैं। जिसके पास आधा भी दिमाग है वो आगे मुझसे जुड़ जाएगा। मैं सब कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ खास लोगों से बेहतर जरूर करोगे। मिंग के आते ही क्लास चैनल पूरी तरह पागल हो गया और उसके हर ताने ने बातचीत को चिन के खिलाफ मोड़ दिया। उस वेस्ट का नाम भी मत लो, शर्म आती है, वो हमारी पूरी क्लास को नीचे गिरा रहा है। बिल्कुल, और मिंग तो अब टायरेंट गिल्ड जंघाई ब्रांच का स्क्वाड लीडर भी बन चुका है। इतना बिजी होने के बावजूद वो हमें याद रखता है। सुना है बाहर डेजर्ट एरिया में कहीं नया डंजन खुला है और उसका डेंजर रेटिंग अभी तय नहीं हुआ।
क्या मिंग जंघाई ब्रांच को फर्स्ट क्लियर दिलाएगा? मिंग ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। फर्स्ट क्लियर? जाहिर है, मैं जंघाई ब्रांच चलाता हूँ। टायरेंट गिल्ड के हर नए अवेकनर को मेरे आदेश मानने पड़ते हैं। उस डंजन का फर्स्ट क्लियर हमारा है। मिंग सबसे बेस्ट है। बेशर्मी भरी तारीफों के उस ढेर के बीच चिन की नजर एक ऐसी लाइन पर टिक गई जो सच में मायने रखती थी। डिजर्ट में कहीं एक नया डंजन प्रकट हुआ था। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। डंजन रिफ्ट अपनी प्रकृति से ही अनिश्चित होते हैं। नया डंजन कहीं भी खुल सकता है और शुरुआत में उसका डेंजर रेटिंग लगभग हमेशा अज्ञात रहता है। इसी वजह से शहर की ऑफिशियल अथॉरिटी फर्स्ट क्लियर पर भारी इनाम देती थी और कई डंजन्स में वन टाइम ओनली बोनस, ट्रेजर चेस्ट्स और बॉस रिवॉर्ड्स होते थे जिन्हें सिर्फ फर्स्ट क्लियर टीम ही हासिल कर सकती थी। इसी कारण हर बड़ा गिल्ड फर्स्ट क्लियर के लिए पागल रहता था। जंघाई सिटी के आसपास के जोन्स सब लो लेवल थे, इसलिए यहाँ प्रकट होने वाला नया डंजन भी आमतौर पर बहुत खतरनाक नहीं होता। बड़े गिल्ड्स के टॉप एलीट्स इस तरह की चीजों पर ध्यान भी नहीं देते थे। वे इसे अपने नए अवेकनर्स को सौंप देते थे। इसलिए नए डंजन इस बैच के लिए लड़ाई का मैदान बन जाते थे और चिन ने मन ही मन तय कर लिया था कि ये डंजन उसी का होगा। नया डंजन मतलब नए मॉन्स्टर्स मतलब नए ट्रेट्स। क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट जंघाई सिटी के पास का एक और जोन था, लेकिन इसका फैलाव हजारों किलोमीटर तक था। इसके गहरे हिस्से आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। ऐसे में वहां नया डंजन खुलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। और क्योंकि डेजर्ट में अभी टेलीपोर्टेशन सर्कल्स नहीं लगाए गए थे, इसलिए वहां जाने वाले हर अवेकनर को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट अपनी जलती धूप और अंतहीन रेत के साथ ऐसी जगह थी जहां आम अवेकनर्स कभी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन नए अवेकनर्स के लिए ये एक गोल्ड रश था। इस साइकिल का पहला नया डंजन सिर्फ फर्स्ट क्लियर के लिए शहर बड़ा इनाम ही नहीं देता था, बल्कि रातों रात नाम बनाने का मौका भी देता था। जैसे ही खबर फैली जो डेजर्ट पहले खाली था, वहां लोगों की भीड़ लग गई। जब चिन क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट की ओर निकला, रास्ता पहले ही वहां पहुंचने के लिए बेचैन अवेकनर्स से भर चुका था। ज्यादातर गिल्ड ग्रुप्स या छोटी टीम्स में यात्रा कर रहे थे। चिन जैसा अकेला इंसान लगभग न के बराबर था। हर कोई जानता था कि नया डंजन मौका भी हो सकता है और खतरा भी। अननोन रेटेड डंजन पहले पूरी टीम्स मिटा चुके थे। हर अतिरिक्त टीममेट मतलब एक अतिरिक्त सुरक्षा। एक ग्रुप ने अकेले चिन को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। तुम नए अवेकनर हो ना? डंजन अकेले जा रहे हो? टीम अप करना चाहोगे? एक लंबा वॉरियर आगे आया। उसकी नजर चिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। साफ था कि चिन के लगभग पूरे गियर सेट ने उसका ध्यान खींचा था। इस स्टेज पर जिसके पास फुल किट हो, वो या तो बहुत अमीर होता था या बहुत ताकतवर। चिन ने पूरे ग्रुप को गौर से देखा। अलग अलग आउटफिट्स देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि वे एक गिल्ड से नहीं थे, बस एक पिकअप ग्रुप थे। 2 लड़के 2 लड़कियां। लंबे वॉरियर के अलावा 2 लड़कियां मेज और क्लेरिक थीं और दूसरा लड़का आर्चर था। उनके गियर देखकर अंदाजा लग गया कि वे C से B रैंक के बीच थे। टीम कॉम्पोजिशन ठीक थी, लेकिन उनके पास मोबाइल ऑफ हैंड रोल नहीं था। अगर फ्रंट लाइनर एग्रो कंट्रोल खो देता तो पीछे खड़े ग्लास कैनन सीधे खतरे में पड़ जाते। चिन की प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट पहले ही पूरी टीम की डायग्नोसिस कर चुकी थी। सॉरी, अभी टीम ढूंढ नहीं रहा। उसने सिर हिलाया। लंबा लड़का इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। उसने फिर कहा, डंजन खतरों से भरा हो सकता है। ज्यादा टीममेट्स मतलब ज्यादा बैकअप। सोच लो, मैं हाउ हूँ, कम से कम कांटेक्ट तो ऐड कर लो। चिन के कम्युनिकेटर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तुरंत उभर आई। लड़का सच्चा लग रहा था, लेकिन चिन एक्सेप्ट करता उससे पहले पीछे खड़ी क्लेरिक ने चिन को अजीब नजर से देखा। फिर उसने हाउ की बाजू खींचकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। हाउ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना कुछ कहे फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। रुको, तुम चिन हो? सॉरी, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। सिर्फ 2 वाक्य। चिन सब समझ गया। क्लेरिक ने उसे पहचान लिया था। वही अवेकनर जिसने सेरेमोनी में ट्रैश ब्लैंक स्लेट क्लास चुना था। यहाँ तक कि ये लो रैंक पिकअप ग्रुप भी किसी ट्रैश क्लास प्लेयर को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहता था। लेकिन चिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बिना दूसरी बार सोचे मुड़ा और आगे बढ़ गया। पीछे फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। देखा, वो सच में चिन था जिसने ट्रैश क्लास चुना था। कहते हैं वो फर्स्ट हाई का टॉप सीड था और अब उसका गियर देखो, हमसे भी ज्यादा बुरा हाल है। चिन ने सब अनसुना कर दिया। तभी उसका कम्युनिकेटर बज उठा। उसमें सिर्फ एक कॉन्टैक्ट सेव था, यान।